जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे कि फैक्ट इन इशू है कि क्या मैं उस रात को वहाँ पे थी, तो अगर मैं एडमिट कर रही हूँ कि हाँ मैं वहाँ थी, तो ये एडमिशन है। ठीक है, तो सिंपल सा थीम लाइन हमको बोलना है कि स्टेटमेंट इज अ जीनस, एडमिशन इज अ स्पीसी और कन्फेशन इज सब स्पीसी। ठीक, अब एक और बात तुमको ध्यान रखनी है कि जो एडमिशन होता है, जो एडमिशन होता है वो तुम्हारे ही द्वारा दिया गया कोई प्रायर स्टेटमेंट है। तुम्ही ने कोई प्रायर स्टेटमेंट दिया है सूट से पहले, प्रोसीडिंग से पहले तुमने दिया है, और उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सामने वाली पार्टी इस्तेमाल कर रही है तुम्हारे अगेंस्ट में, क्योंकि तुमने किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको एडमिट किया था। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि मुझे वंदना सरन को 50 लाख रुपया देना है, ठीक है, लेकिन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी 4 आदमी के बीच में मैंने कहा कि मैंने इसको 55 लाख रुपए देना है। तो जो आदमी के सामने मैंने 55 लाख रुपए कहा और कल को डिस्प्यूट ये ले आदे कि इनको 55 लाख रुपए देने थे, तो वो विटनेस आके ये एडमिशन कर दे सकता है कि साहब देखो मेरे सामने की बात है, इसने बोला था कि 55 लाख रुपए मैंने देने हैं, तो दैट स्टेटमेंट बिकम द एडमिशन फॉर यू, दैट स्टेटमेंट कैन बिकम द एडमिशन फॉर यू। ठीक है, नमस्ते शून्यम, राधे राधे साक्षी। जा रही तो सेफ, जा रही हो, हैव अ सेफ एंड प्लीजेंट जर्नी। तो ये बात क्लियर है सबको, ये बात क्लियर है। तो एडमिशन एक बड़ी सिंपल सी बात है, कभी ये मत सोचना कि प्रोसीडिंग के दौरान वो एडमिशन कर रहा है। प्रोसीडिंग के दौरान तो कर ही रहा है, चलो प्रोसीडिंग के दौरान की बात जो एडमिट कर रही है वो तो है ही है। इससे पहले सूट दाखिल होने, ट्रायल होने से पहले किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर उसने कोई बात बोली है तो वो भी तो एडमिशन है, वो भी तो एडमिशन है भाई, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन है। सीधी सी बात है, मान लो एक सिंपल सी बात, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं हूं किराएदार, यामिनी मिश्रा है मकान मालिक, लैंडलॉर्ड है, लैंडलेडी है, ठीक है, ये कह रही हैं कि 10 महीने का रेंट मैंने नहीं दिया। ठीक है, मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके बोला था कि हाँ मैं मैसेज डाला था व्हाट्सएप पे, मुझे पता है कि मैंने 10 महीने का रेंट नहीं दिया, तो दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट विच इज बीइंग मेड ओवर द व्हाट्सएप बिकम्स एडमिशन of not paying of 10 months rent to landlady। तो ये अगर इस स्टेटमेंट को यामिनी दिखा दी ट्रायल के दौरान, तो क्या ये एडमिशन नहीं माना जाएगा? क्या ये रेलेवेंट नहीं माना जाएगा? क्या ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जाएगा? अब यही बात है, फिर यही बात है कि ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा, क्योंकि हो सकता है मैं किसी और प्रॉपर्टी के रेंट की बात कर रहा हूं, माइट बी पॉसिबल। So we will not treat this admission as conclusive proof, rather than we will treat this admission as higher pedestal of the evidentiary value और substantive piece of evidence मानेंगे, एस्टॉपल की तरह मानेंगे कि तुमने माना है देखो कि 10 महीने का तुमने किराया नहीं दिया है, ऐसा एस्टॉपल इसको हम मानेंगे, लेकिन इसको कंक्लूसिव नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आई मेड अ स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट इज दैट कि इट इज द एडमिशन विच इज जीनस, एडमिशन is a specie and confession is subspecie. Statement is genus, admission is specie and confession is subspecie. Number one, who can made a admission? Who can made a admission? I said under section 16, 17, 18, whatever the parties are there can made a admission. Number one, 16 में क्या था? 5 चीजें थी। पारपी, PAR, पार PI, P for parties to the suit, A for agent on behalf of the party, R for person acting in representative character under order 1 rule 8 with the consent of other parties, means that the person is acting under the authority and that authority should be explicit or implied. Number 4, having the pecuniary or proprietary interest over a subject matter। जैसे मान लीजिए मैं सूट दाखिल किया अपनी बुआ के खिलाफ कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे लड़के ने आके कभी 4 आदमी के सामने कह दिया ये प्रॉपर्टी तो पापा ने फर्जी बनाई है, इन्होंने तो फर्जी विल बना रखी है,
तो जो बच्चा है उसका सब्जेक्ट मैटर पे, क्योंकि मेरे बाद उसी के पास वो प्रॉपर्टी आनी थी, तो पेक्यूनरी इंटरेस्ट या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट, प्रोप्राइटरी मीन्स ऑनरशिप का इंटरेस्ट है उसमें, तो वो भी एडमिशन कर सकता है, वो भी एडमिशन कर सकता है। पॉइंट नंबर 5, प्रीडेसर इन टाइटल। प्रीडेसर इन टाइटल का मतलब क्या था कि वरीना ने जमीन यामिनी मिश्रा को बेची, यामिनी ने वो जमीन वंदना को बेची। अब मान लीजिए यामिनी और वंदना में कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो वरीना द्वारा दिया गया स्टेटमेंट कि मैंने खुद ये प्रॉपर्टी फर्जी बनाई थी, तो सी इज द प्रीडेसर इन टाइटल। जैसे मॉर्टगेजर है, मॉर्टगेजी है, सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन हो रहा प्रॉपर्टी का, इट बिकम्स admission by the predecessor in title, or this is the exception to the privity of contract कि stranger to the contract cannot say anything in the proceeding, but here since Vrina is the stranger in the suit, because the suit was being between Yamini and Vandana, and now the admission made by Vrina is being allowed as an exception to the privity of contract, because under section 16 it is clearly mentioned that a person having predecessor in title can make an admission on behalf of the party and to the parties in the suit or proceeding. This section 16 is clear. PARPI. This is the clear cut 5 people who can make an admission under section 16. ठीक है, बात यहां तक किसी को समस्या है, हाँ या नहीं? तो एक लाइन लिखो छोटी सी इन्वर्टेड कॉमा में, एक लाइन लिखो, बहुत प्यारी लाइन बोल रहा हूं, इस लाइन को हमेशा याद रखना और इसको रेड पेन या ब्लैक पेन से लिखो। एक लाइन लिखो, एडमिशन इज, ये लाइन ही तुमको मार्क्स दिलाएगी और इस लाइन को पढ़कर ही टीचर समझ जाएगा कि सामने वाला बंदा कंसेप्ट क्लियर है उसका। एडमिशन इज शून्य महाजन, आई एम recording for you, and if you are not able to proceed with the class, I will give a recording to you, you can watch that video. ठीक है, as your matter is genuine, so I'll giving you the exemption for it. Admission is a prior statement, admission is a prior statement, दो लाइन है, बहुत प्यारी लाइन, इसको लिखो, एडमिशन इज अ प्रायर स्टेटमेंट adverse to one's interest and not a prior statement in one's interest. इसका क्या मतलब हुआ कि एडमिशन वो है जो स्टेटमेंट मैंने दिया है, स्टेटमेंट एडवर्स का मतलब अपने खिलाफ दिया है, दैट मीन्स सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है, सेल्फ फेवरिंग स्टेटमेंट नहीं है, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट नहीं है। एडमिशन हैज टू बी सेल्फ हार्मिंग, नॉट सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट। तो इस लाइन में क्या लिखा आपने, एडमिशन इज अ प्रायर स्टेटमेंट adverse to one's interest. Adverse to one's interest means that you are making certain statement against yourself. That is a self-harming statement. ठीक है, against self-harming statement. ये बात क्लियर हो गई। Self-harming statement, not self-serving statement. Not to the prior statement one's interest. One's interest के ब्रैकेट में लिख लो self-serving statement. Self-serving statement. ठीक है, तो एडवर्स टू वंस इंटरेस्ट के ब्रैकेट में लिखो सेल्फ हार्मिंग इंटरेस्ट, और एडवर्स और इन हिज ओन इंटरेस्ट में लिखो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट। दैट मीन्स द एडमिशन इज नॉट अलाउड विच इज सेल्फ सर्विंग, रादर द एडमिशन इज ओनली अलाउड विच इज सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। एम आई क्लियर? जैसे मैंने कहा कि मुझे 10 महीने का रेंट देना था, ये सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है, सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है? इट इज सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट। यस, I am giving some liability upon myself. I am binding myself with a liability. That means it is a self-harming statement. Self-serving statement तो कुछ भी होता है, मुझे 5 महीने का किराया देना है, 10 महीने का नहीं देना है. This is self-serving. The admission cannot be self-serving statement except in certain condition which I will discuss later. But here the mind should be clear with the one point
कि एडमिशन कैन ओनली बी मेड टू द सूट इन एडवर्स इंटरेस्ट, नॉट सेल्फ सर्विंग। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये पॉइंट क्लियर है? इज इट क्लियर? साक्षी, ये क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है, शून्यम जितना सुन पाना सुन लेना, नहीं तो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, इट्स अ वेरी ग्रेटफुल मोमेंट फॉर मी कि इतना ओके सिचुएशन भी यू आर टेकिंग द क्लास, दैट शोज हाउ मच सीरियस यू आर। ठीक है, एंड आई अप्रिशिएटेड दैट। अब सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट का एडमिशन नहीं हो सकता एक्सेप्ट इन सर्टेन कंडीशन। तो पहले हमने सीखा एडमिशन होता क्या है। तो एडमिशन इज समथिंग जो कि अपने एडवर्स इंटरेस्ट में दिया जाता है, नॉट सेल्फ सर्विंग, सेल्फ हार्मिंग हो सकता है। कौन दे सकता है? सेक्शन 16 में हमने देखा, P फॉर पार्टी, A फॉर एजेंट, R फॉर रिप्रेजेंटेटिव, ऑर्डर 1 रूल 8, हैविंग अथॉरिटी implied or explicit, fourth proprietary or pecuniary interest, fifth predecessor in title, 5 people in section 16। 17-18 में भी एडमिशन होगा, 17-18 में भी एडमिशन होगा। ठीक है, मतलब 5 ये और 17 का एक 6 और 18 का एक, मतलब 7 लोग एडमिशन कर सकते हैं। 16 में 5, 17 में 1 और 18 में 1। ठीक है, ये बात क्लियर है? 7 people can made एडमिशन, 7 people can made एडमिशन। 16 में 5, 17 में 1, 18 में 1, तो टोटल हो गए 7। अभी 17-18 हमने पढ़ा नहीं। दूसरी बात, in what form admission can be given? It can be oral, it can be documentary, it can be electronically, or it can be made by sign, it can be made by gesture, it can be made by picture, it can be made by caricature, related to what? Inferred to fact in issue or relevant fact। अब एडमिशन जो भी करोगे, अब मान लो मैंने बात चल रही है रेंट की और मैंने एडमिशन किया कि मेरा एक रिश्ता है एक लड़की के साथ, इज इट रेलेवेंट टू फैक्ट एंड इशू? उससे क्या लेना देना? द एडमिशन हैज टू बी रिलेटेड टू द फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट, और इट शुड सजेस्ट दैट रिलेटेड टू द फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट। भाई रेंट से रिलेटेड ही इर्द गिर्द जो एडमिशन होगा वही माना जाएगा ना। अब एडमिशन तुम अपने किसी रिश्ते का कर रहे हो, दैट इज इररिलेवेंट, नथिंग टू डू विद द प्रोसीडिंग। ठीक है, आई होप माय पॉइंट्स आर क्लियर। ये लाइन याद रखना, स्टेटमेंट इज जीनस, एडमिशन इज स्पेसी, कन्फेशन इज सब स्पेसी। ये लाइन याद रखना, और ये लाइन याद रखना, एडमिशन इज अ प्रायर स्टेटमेंट। प्रायर स्टेटमेंट है मतलब सूट दाखिल होने से पहले जो कुछ एडमिशन तुमने बोला है अपने सेल्फ हार्मिंग के लिए, अपने सेल्फ अगेंस्ट इंटरेस्ट, चाहे व्हाट्सएप पे बोला, चाहे फोन पे बोला, चाहे किसी के सामने बोला, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? एडमिशन हो जाएंगी, क्योंकि ये तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करी जाएंगी। ठीक है, एडमिशन इज अ प्रायर स्टेटमेंट टू एडवर्स इंटरेस्ट। ठीक है, टू एडवर्स टू वंस इंटरेस्ट, ब्रैकेट में सेल्फ हार्मिंग, एंड नॉट अ प्रायर स्टेटमेंट टू वंस इंटरेस्ट, दैट इज सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट। वो एडमिशन नहीं है एक्सेप्ट इन सर्टेन कंडीशन। ठीक है, चले आगे, यहां तक किसी को क्लियर है सब कुछ? इसके बाद यहां तक किसी को समस्या? सेक्शन 12, सेक्शन 13 का मैंने आपको इंटेंशनल, एक्सीडेंटल, सेक्शन 12 स्टेट ऑफ माइंड, ये सारी बातें आपको मैंने बता दी थी, सारी बातें आपको बता दी थी। ये सारा एक चीज अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन 17 पे। सेक्शन 17 पे आ जाओ। सेक्शन 17 क्या है? तो बहुत सिंपल सा सेक्शन है। पहले 17 पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, फिर इसको पढ़ना एकदम क्लियर हो जाएगा सब कुछ। सपोज दैट साक्षीपुरी को मैंने अपॉइंट किया कि मेरे बिहाफ पे तुम मेरी जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनका रेंट कलेक्ट करना। ठीक है, आई अपॉइंटेड साक्षीपुरी just to collect the rent on my behalf। ठीक, point number 1 clear। I appointed Sakshi that please to collect a rent on my behalf। ठीक है, and suppose that one property is being given to the शून्यम महाजन as a tenant। ठीक, साक्षी कह रही है कि शून्यम महाजन ने तो मैंने एक बार अकाउंट चेक किया तो मुझे देखा कि मेरी जो एक्स प्रॉपर्टी है पठानकोट में, उस प्रॉपर्टी से मेरा 2 महीने का किराया नहीं आया है, रेंट नहीं आया है। जब मैंने साक्षी से पूछा कि रेंट क्यों नहीं आया है, तो साक्षी ने कहा
कि शून्यम महाजन ने तो रेंट ही नहीं दिया है 2 महीने का, ठीक है, शून्यम महाजन ने रेंट दिया है, ठीक है, शून्यम महाजन ने रेंट दिया है, लेकिन एक मिनट इलस्ट्रेशन जरा पढ़ते हैं, एक सेकंड। साक्षी सेक्शन 17 का इलस्ट्रेशन पढ़ो जरा, एक मिनट, सेक्शन 17 का इलस्ट्रेशन पढ़ो। आवाज नहीं आ रही है। चलो मैं बताता हूं। ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी, ए को अपॉइंट किया गया कि रेंट जो है तुम कलेक्ट करोगे बी से। बी सूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी। ए डिनाइज दैट रेंट वॉज ड्यू फ्रॉम सी टू बी। A statement by C that he owed B rent is an admission and it is relevant as against A if A denies that C did owe rent to B. इसका क्या मतलब हुआ, जरा कोई बताएगा मुझे प्लीज। Here B sues A whom he has appointed to collect rent on his behalf for not collecting rent from his tenant C. Here the statement made by C that he owes rent to B in an admission against. कहने का ये सेंस है कि ए ने अपने बिहाफ पर, सॉरी बी ने अपने बिहाफ पर ए को अपॉइंट किया कि तुम मेरा रेंट कलेक्ट करोगे। मैं हो गया बी जिसने खुद के बिहाफ पे साक्षी को अपॉइंट किया कि तुम सबसे रेंट कलेक्ट करोगे, ठीक है। अब बी सूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी। अब मैंने साक्षीपुरी पर केस किया कि तुम्हारे ऊपर मैं केस कर रहा हूं कि क्यों तुमने वंदना से रेंट नहीं लिया था, क्यों तुमने वंदना से रेंट नहीं लिया जो ड्यू है, क्यों नहीं लिया तुमने? क्योंकि मैंने अकाउंट बैलेंस जब चेक किया तो तुमने रेंट नहीं लिया है और तुम्हारी ड्यूटी थी। साक्षीपुरी को अपॉइंट किस लिए किया था? जगराता करने के लिए किया था या पैसा वसूल करने के लिए किया था? भाई मेरी इसकी ड्यूटी क्या थी? पैसा इकट्ठा करना। पैसा तो इकट्ठा ही नहीं कर रही है, तो मैंने इसको क्लेम किया डैमेजेस के लिए कि क्यों तुमने पैसा जो है जो ड्यू था वंदना के ऊपर क्यों नहीं 2 महीने का किराया तुमने लिया। अब क्या होता है, ए डिनाइज दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी। साक्षी कहती वंदना के ऊपर तो कोई रेंट ही नहीं था। साक्षी कह रही नहीं, वंदना को मैंने रेंट इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वंदना के ऊपर कोई रेंट नहीं था। अब यहां पर ए स्टेटमेंट और फिर कहता है ए डिनाइज दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी, मतलब साक्षी का कहना यह है कि वंदना क्या कोई रेंट मेरे ऊपर उधार नहीं है, वंदना ने सारा पेमेंट कर रखा है। A statement by C that he owes B rent is an admission. अब वंदना खुद ही आगे कह दे रही कि नहीं मेरा रेंट 2 महीने का ड्यू रह गया है, तो ये एडमिशन है। इज ए रिलेवेंट फैक्ट अगेंस्ट ए इफ ए डिनाइज दैट C did owe rent to B. ठीक है। अब मैं फिर से एक बार इसको फिर से रिपिक्चराइज करता हूँ, फिर से कहता हूँ, मैंने साक्षीपुरी को अपॉइंट किया, तुम्हारा काम है रेंट को कलेक्ट करना, ठीक है। कई प्रॉपर्टी थी जिससे तुम्हें करना था। साक्षीपुरी अपना काम सही से नहीं कर रही हैं, उसमें मैंने फिर क्या किया, इनके ऊपर केस किया कि क्यों तुम अपना काम नहीं कर रहे, मेरे को डैमेजेस दो। अब साक्षी का कहना था कि आप जो कह रहे हो कि शून्यम महाजन के ऊपर रेंट मेरा ड्यू है, आपका ड्यू है, वो तो ड्यू ही नहीं है, वो तो पे कर चुकी है। लेकिन शून्यम खुद ही आगे कह दे रही है कि नहीं मेरा ड्यू है रेंट। और तो ये बताओ क्या ये एज एडमिशन नहीं हो गया साक्षी के अगेंस्ट? साक्षी के अगेंस्ट नहीं है क्योंकि साक्षी झूठ बोल रही है यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ। तो इट इज रेलेवेंट। ये बात समझ में आई? हाँ या ना, पहले ये बता दो। इज इट क्लियर? इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप ना समझ पा रहे हो, ठीक है। तो क्या मैं एक लाइन लिखवाऊं तुमको? तो प्लीज लिखोगी इस लाइन को। तो एक लाइन लिखो, सेक्शन 16 के बाद हमने 5 लोग सेक्शन 16 में पढ़े थे। 5 people were there who can made a admission PARPI, ठीक है। अब दिस 5 people के बाद सेक्शन 17 हमारा कहता है एक इंसान और एडमिशन कर सकता है, और वो इंसान का नाम लिखो, पर्सन 6 पर्सन लिखो, पर्सन whose position
and liability, person whose position and liability, it is necessary to prove, as against any party, to the suit, 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 आगे लिखो, to the suit, if such statements would be relevant as against such persons, as against such persons, making the statement in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, सर मेरा रह गया है, persons making the statement के बाद नहीं लिखा मैंने, making the statement in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if such statements are made while the person making them occupies such position or is subject to such liability, ब्रैकेट में सेक्शन 17 BSA ऑब्लिक सेक्शन 19 इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या छूट गया प्रियंका, क्या छूट गया तुम्हारा, कहां तक लिखी हो, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, इफ सच स्टेटमेंट के बाद नहीं लिख पाई मैं, आपने ये हाँ लिखो, इफ सच स्टेटमेंट्स आर मेड, while the person making them occupies such position or is subject to such liability, ब्रैकेट में सेक्शन 17 BSA ऑब्लिक सेक्शन 19 इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या कह रहा, कुछ भी नहीं कह रहा, सिंपल सा इंग्लिश में बोल रहा है कि अगर वो व्यक्ति जिसके ऊपर लाइबिलिटी है, किसके ऊपर लाइबिलिटी थी, किसने किराया नहीं दिया था, शून्य महाजन ने किराया नहीं दिया था, तो जो इंसान वो पोजीशन या वो लाइबिलिटी जो होल्ड कर रहा है, और सूट किसके बीच में है, मेरे और साक्षी के बीच में, क्योंकि मैंने साक्षी को अपॉइंट किया था पैसा इकट्ठा करने के लिए, तो जो आदमी के ऊपर लाइबिलिटी या पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा था वो खुद ही आके एडमिट कर ले रहा है, तो वो एडमिशन साक्षी के खिलाफ और एज वेल एज पार्टीज टू द सूट के खिलाफ क्या होगा, रेलेवेंट होगा, एडमिसेबल होगा। क्लियर, हाँ या ना, प्लीज बता दो हाँ या ना। 6% ये क्लियर हो गया जो एडमिशन कर सकता है। याद करते चलना है, हमको पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि सब कुछ याद हो जाए, समझ के याद करना सबसे आसान काम है, रटना नहीं है। अब मुझे बताओ वो 5 पॉइंट कभी भूल सकते हो, PARPI कभी भूल सकते हो ये 5 पॉइंट? स्टेट ऑफ माइंड में मैंने आपको बताया था, आई इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रेसनेस, इल विल और गुड विल। हो गई बात, साथ खत्म। आज मैं आपको एक कॉपी भेजूंगा हरियाणा की, कॉपी भेजूंगा, ठीक है, उसको देखना कि कैसे नंबर काटे जाते हैं गलत लिखने पर, ठीक है, क्योंकि अच्छा हरियाणा और पंजाब और दिल्ली में लाइन वाली कॉपी मिलती है,
तो जो लोगों को ये 3 स्टेट टारगेट करने हैं वो लाइन वाली कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस रखा करो। जिसको यूपी देना है वो लोग प्लेन पेपर पे कॉपी पे लिखने की कोशिश किया करो, ठीक है, क्योंकि वहाँ लाइन नहीं मिलती है। आई बात समझ में? वहाँ लाइन नहीं मिलती है, ठीक है, क्लियर। चलो अब क्या यहाँ तक किसी को समस्या है? सेक्शन 16 क्लियर है? सेक्शन 16 में 17 क्लियर? 17 क्लियर। इलस्ट्रेशन, साक्षी इलस्ट्रेशन बच्चे बताओ क्या था? 1 मिनट में इलस्ट्रेशन बताओ क्या था? 1 मिनट में। क्या था इलस्ट्रेशन? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यामिनी इलस्ट्रेशन बताओ, 1 मिनट में बताओ। ए ने बी को रेंट कलेक्ट करने के लिए बोला, बी ने सी से रेंट कलेक्ट नहीं किया। ए ने बी के ऊपर वार किया, उसने बोला, बी ने उसने रिप्लाई में बोला कि सी से रेंट ड्यू नहीं था। तो फिर सी की ये स्टेटमेंट कि वो रेंट ओ करता है ए को, ये रिलेवेंट है। ठीक है, क्या यही हमने पॉइंट नंबर 6 में नहीं लिखवाया? 5 पॉइंट वो थे, 6 पॉइंट ये है, ठीक है। अब आ जाओ बच्चे सेक्शन 18 में। शून्यम जितना सुन पाना, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड टेक अ नोट फ्रॉम समवन टू प्रिपेयर योर रिमेनिंग नोट्स, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन 17 पे, क्लियर हो गया। 16 से 18 पे आ जाओ, ठीक है। 18 क्या कहता है? 18 कुछ नहीं कहता है। 18 टॉक्स अबाउट रेफरी। रेफरी तो पहले एक पॉइंट लिखो, उसके बाद बताते हैं। तो 5 पॉइंट वो, 16 में 5 पॉइंट, 17 में एक छठवां इंसान और 18 में एक इंसान, 7वां इंसान। तो वो 7वां इंसान कौन है जो एडमिशन कर सकता है? उसके उसमें 2 लाइन लिखो। पर्सन टू होम, पर्सन टू होम, पर्सन टू होम a party to the suit, person to whom, to the person to whom a party, person to whom a party to the suit has expressly referred, expressly referred for information, for information in reference to, for information in reference to, for information in reference to a matter in dispute, a matter in dispute, a matter in dispute, a matter in dispute। ब्रैकेट में लिखो सेक्शन 18 BSA ऑब्लिक सेक्शन 20 इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। लिख लिया सबने? किसी का छूटा हो तो प्लीज बता दो, ठीक। चलो अब आधी क्लास में तुम्हें क्या समझ में आएगा? आधी क्लास में तुम्हें क्या समझ में आएगा? सॉरी, तुम्हारा डेली का हो गया है, या तो तुम्हें कंप्लीट हम सस्पेंड कर दें और या तो तुम खुद ही सस्पेंड हो जाओ। हाँ, नहीं आप ना बहुत बार रिवाइज करा देते हैं, बीच में आप छोड़ते टॉपिक। आप बीच में आप बोल दो कि आप 4-5 बार तो मैं सुन लूंगी। तो मेरा यही काम है, मैं वो हूँ क्या टेप नहीं आप रिकॉर्डर? मुझे नहीं बोलते, आपकी हैबिट है ये, आप ना अच्छे से करा देते हैं। तो फिर अगर किसी का छूटा भी होता है ना तो उसे आ जाता है। मैं चुप हो जाओ, लिटरली चुप जस्ट हो जाओ। आई हूँ, पसीने से बैठी हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही। कहाँ बैठी हो? अरे मैं अभी आके बैठी हूँ ठीक है, जस्ट। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अभी हमने बताया कि पार्टीज टू द सूट एडमिट कर सकता है, एजेंट कर सकता है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर वाला कर सकता है, प्रोप्राइटरी या पेक्यूनियरी इंटरेस्ट है वो कर सकता है, प्रीडेसर इन टाइटल वो कर सकता है। ये तो सेक्शन 16 में ये 5 लोग थे। सेक्शन 17 अभी मैंने पढ़ाया। सेक्शन 17 में वो इंसान कर सकता है जिसके ऊपर ओन करता है जो लाइबिलिटी को, वो कर सकता है। सेक्शन 18 जिसके पास हम किसी इंफॉर्मेशन के लिए रेफर कर रहे हैं, वो इंसान अगर कोई चीज कहता है एडमिशन के तौर पे, तो वो रेफरी भी क्या है? एडमिशन के तौर पे, एडमिशन के तौर पे उसको हम एडमिट कर सकते हैं। वो कैसे? इसका बहुत सिंपल सा एक इलस्ट्रेशन है, वो इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। यामिनी
18 का इलस्ट्रेशन पढ़ो। अच्छा यार, मैंने ऊपर वाली तो एक बात ही नहीं पढ़ा, मेन सेक्शन तो पढ़ाया नहीं, 18 पे आ गया। चलो ठीक है, 18 पढ़ो पहले, 18 का इलस्ट्रेशन पढ़ो। The question is whether a horse sold by A to B is sound. A says to B, go and ask C. C knows all about it. C's statement is an admission. अब सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि ए ने कहा बी से, मैंने शून्य महाजन से कहा कि क्या, मतलब क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड। मैंने एक घोड़ा बेचा शून्य महाजन को, एक मैंने हॉर्स सेल किया, ठीक है, और वो हॉर्स सेल किया मैंने शून्यम को, ए ने बी को बेचा, ठीक है। ए सेज टू बी, अब ए ने बी से कहा, मैंने कहा शून्य महाजन से कि तुम्हें अगर ये पता करना है कि ये घोड़ा साउंड है या अनसाउंड है, जाके साक्षीपुरी से पूछ लो कि ये घोड़ा साउंड है या अनसाउंड है। तो अगर साक्षीपुरी ने कोई चीज कर दी कि हाँ घोड़ा तो अनसाउंड था, तो इसका स्टेटमेंट एडमिशन मान्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेफर किया है शून्यम को किसी के पास भेजने के लिए, जो कि मैटर इन इशू है। घोड़े की साउंडनेस, हॉर्स की साउंडनेस मैटर इन इशू है। जिसके पास मैंने भेजा है इसको, जाओ उससे पूछ लो, उसको सब पता है। क्या पता वो मेरा एजेंट हो, या मान लो उसको मैं मेरा दोस्त हो कि हाँ यार उसको सारी चीज पता है। मेरा एजेंट वाली बात तो 16 में कवर हो गई थी, लेकिन मान लो वो मेरा दोस्त है, ठीक है, तो यार ठीक है, उनसे पूछ लेना, उनको सब पता है, वो आपको बता देंगे। होता है ना ऐसा ट्रांजेक्शन में, ऐसा ट्रांजेक्शन में होता है ना कि उनसे पूछ लेना, वो सब बता देंगे। तो अगर शून्यम को मैंने साक्षी के पास भेजा और उसने कह दिया कि घोड़ा पागल था, तो इसका स्टेटमेंट मेरे खिलाफ यूज हो जाएगा कि हाँ घोड़ा मैंने साउंड नहीं बेचा। तो रेफर जिसके पास कर रहे हैं वो स्टेटमेंट भी एडमिट किया जा सकता है, अगर वो सेल्फ हार्मिंग है, सेल्फ सर्विंग नहीं। अगर साक्षी कह रही है कि घोड़ा साउंड है, तो ये एडमिशन थोड़ी ना है, ये तो अपने फेवर में कहने वाली बात है, क्योंकि ये मेरी ही इंटरेस्टेड विटनेस होगी, मेरी ही इंटरेस्ट की पार्टी होगी, तभी तो मैंने इसके पास भेजा है। लेकिन इसने खुद ही कह दिया नहीं घोड़ा तो पागल था, तो ये क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना? पहले ये बताओ, बोलो, ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, पक्का। अब जरा एक बार सेक्शन 17 का मेन सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 17 का मेन सेक्शन पढ़ते हैं। 17 का मेन तो पढ़ते नहीं था, चलो यहाँ हमने 17 पढ़ो, 17 पढ़ो। Section 17, admissions by persons whose position must be proved as against party to suit. अब देखो, Statements- अब रुको एक मिनट। whose पोजीशन में दिमाग रखो, किसकी पोजीशन क्वेश्चन है, किसकी पोजीशन क्वेश्चन है? शून्य महाजन की पोजीशन, कि इसने पैसा दिया है कि नहीं दिया है। पर एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड, क्या इसने पैसा दिया है या नहीं दिया है, इसी की प्रूफ करनी है, ठीक है। एज अगेंस्ट अ पार्टी टू द सूट, अगेंस्ट द पार्टी कौन है? मैं और साक्षीपुरी है, क्योंकि मैंने इसको पॉइंट किया था, इसने पैसा इकट्ठा नहीं किया था, ये क्वेश्चन में है। आगे पढ़ो। Statements made by persons whose position or liability it is necessary to prove as against any party to the suit are admissions, if such statements would be relevant as against such persons in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made while the person making them occupies such position or is subject to such liability. अब यहाँ पे क्या कह रहा, यही तो मैंने अभी आपको लिखवाया था पूरा, यही तो सेम चीज मैंने लिखवाई है, यही तो पॉइंट नंबर 6 में मैंने लिखवाया था आपको। अगेंस्ट सी, क्या ये अगेंस्ट सी शून्य महाजन खुद ही कह रही मैंने 2 महीने किराया नहीं दिया, तो क्या ये सेल्फ हार्मिंग इसके लिए नहीं है? एज वेल एज, हाँ, ये क्या सेल्फ हार्मिंग ए के लिए भी नहीं है, साक्षीपुरी के लिए भी नहीं है, इसके लिए भी तो खिलाफ में जा रही है बात, इसके लिए भी खिलाफ में जा रही है सूट में, ठीक है। तो ये दोनों के लिए सेल्फ हार्मिंग है, ए के लिए भी और शून्यम के लिए भी, ठीक है। तो यही हमने आपको समझाया सेक्शन 17 में, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है, ठीक है। पेपर में आएगा, इतना लिख देना है, ठीक। 18 का मेन सेक्शन पढ़ो जरा, 18 का मेन सेक्शन पढ़ो, 18 का मेन सेक्शन पढ़ो, ब्रीना 18 का पढ़ो मेन सेक्शन, जल्दी से पढ़ो। Admission by person expressly refers to by party to suit. Statement made by person to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute are admissions. ठीक है, यही तो मैंने बताया
तो जिसको रेफर किया है उसने जो कि एडमिशन किया है वो क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, अब एक स्टार बना के लिखो, साइलेंस इज कंसीडर्ड एज स्टेटमेंट। अगर कोई चुप रह जाता है, इफ समवन इज साइलेंट ऑन सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अपॉन सर्टेन पर्टिकुलर डिस्प्यूट, द साइलेंस इंडिकेट्स एंड साइलेंस कंसीडर्ड एज अ स्टेटमेंट। तो साइलेंस, अगर कोई चुप है तो ये भी एक कथन है। जैसे कोर्ट में कहते हैं ना, मौन रह रहे हो, चुप हो, तो इसका मतलब तुम्हारी हाँ है। ठीक है, तो साइलेंस भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, आई सेड साइलेंस इज कंसीडर्ड एज स्टेटमेंट। स्टार बना के एक लिखो और उसको बॉक्स में कर दो, साइलेंस इज कंसीडर्ड एज स्टेटमेंट। साइलेंस भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, अगर कोई चुप रह रहा है इसका मतलब उसकी हामी है, उसमें उसका हामी है। ठीक है, उसकी हामी है। ठीक है, अगर कोई चुप रह रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसकी हामी है कुछ। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब एक केस का नाम लिखो, विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारका प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारका प्रसाद 1974। BISH WANATH विश्वनाथ प्रसाद PRASAD प्रसाद वर्सेस द्वारका DWARKA द्वारका प्रसाद PRASAD 1974। इसमें लिखो, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर तुम समझदार हो तो पेज नंबर 28 पर ये केस दिया है, देखो लिखा हुआ है पेज नंबर 28 पे, विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारका प्रसाद का केस। इसमें देखो 5 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, 5 ऑब्जर्वेशन है, वो 5 ऑब्जर्वेशन एक एक करके समझते हैं। ठीक है, और कोई जिसके पास बेयर एक्ट नहीं है वो फोटो खींच के ग्रुप में डाल देगा। पहला, admissions are substantive evidence by themselves in view of section 15 and 19 though they are not conclusive proof of the matter admitted। क्या ये बात मैंने 36 बार नहीं बता दी आपको कि एडमिशन सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, कंक्लूसिव नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, द एडमिशन ड्यूली प्रूव्ड are admission evidence irrespective of the fact that whether the party making them appeared as witness or not। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर किसी का एडमिशन, किसी की बात ड्यूली प्रूव हो गई कि हाँ ये मैसेज मैंने ही किया था व्हाट्सएप पे कि मेरा 10 महीने का किराया रेंट पेंडिंग है, अगर मेरी ये बात ड्यूली प्रूव्ड हो गई, तो अगर मैं विटनेस के तौर पे न्यायालय में नहीं भी मौजूद हुआ, नहीं भी प्रोड्यूस हुआ, नहीं भी अपीयर हुआ, तो भी ये एडमिशन को एडमिट कर लिया जाएगा, भले मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन ना हुआ हो। क्या ये बात सेकंड नंबर पॉइंट समझ में आई? अगर मेरा एडमिशन और एविडेंसेस से क्लियरली प्रूव हो रहा है तो भले मैं विटनेस के तौर पे न्यायालय में नहीं प्रस्तुत हुआ हूं, उसके बाद भी मेरे एडमिशन को माना जाएगा कि इट इज ड्यूली प्रूव्ड एंड एज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्लियर है? बोलो हाँ या ना, प्लीज बता दो। पॉइंट नंबर 2 क्लियर है? किसी को समस्या है तो प्लीज बता दो। नहीं समझ में आया? साक्षी, मैं ये कह रहा हूं, सपोज दैट कि शून्यम महाजन ने ये स्टेटमेंट दिया कि हाँ मेरा 2 महीने का रेंट पेंडिंग है, मैंने नहीं दिया है, ड्यू है वो। अब ये न्यायालय में विटनेस के तौर पे प्रस्तुत नहीं हुई, अपीयर नहीं हुई है, इसकी बस ये बात किसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से या किसी ओरल विटनेस के माध्यम से डिस्प्यूट में आई है और जो कि प्रूव होती दिख रही कि ये स्टेटमेंट शून्यम महाजन का ही दिया गया है, तो ये अगर विटनेस बॉक्स में नहीं भी आई है तो भी एडमिशन प्रूव माना जाएगा, It is not necessary that the maker of the admission has to be produced and has to be cross examined। इस सेकंड लाइन का सिर्फ इतना ही मतलब है कि यदि एडमिशन ड्यूली प्रूव हो गया है तो उसको जरूरी नहीं है कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए। ठीक है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए तभी उसको मानेंगे, नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन लॉ। ठीक है,
क्यों नहीं किया जा रहा है? इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि कोई आदमी अपने ही खिलाफ बोल रहा है, तो दोबारा से क्रॉस एग्जामिनेशन कराने क्या लाभ है? ये तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग हो जाएगी। भाई ये खुद ही कह रही है कि हाँ मैंने नहीं दिया, अब इसका क्रॉस एग्जामिनेशन क्या करवाओगे? कॉमन सेंस है या नहीं है? कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं? अगर ये झूठ बोल रही होती तब तो समझ में भी आता। जब खुद ही कह रही है कि नहीं दिया, तो भाई क्या क्रॉस एग्जामिनेशन करवाना? ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट द पार्टी मेकिंग देम अपीयर्ड एज विटनेस और नॉट। ठीक है, अब विटनेस के तौर पे अपीयर होगी तो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, सीधी सी बात है। तीसरा पॉइंट पढ़ो यामिनी, तीसरा पॉइंट पढ़ो, थर्ड पॉइंट, पेज नंबर 28। The purpose of contradicting the witness under Section 148 of BSA is very much different from the purpose of proving the admission. Section 148 provides that if a witness is to be contradicted by his own earlier statement, the statement must be put to him so that he may have an opportunity to explain it, and this was not done in the present case. Justice Krishna Iyer said that admission is a substantive evidence, while the purpose of Section 148 is to throw doubt on the veracity of the witness and does not become substantive evidence. दो बातों को समझना है। एक सेक्शन 148 बीएसए का यहाँ पर एक रेफरेंस आया है। अभी सिर्फ इतने, इसको चूंकि आपने पढ़ा नहीं है तो अभी सिर्फ एक लाइन, मेरी थीम लाइन पकड़ के चलना कि मान लीजिए मैंने कभी कोई स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट में किसी प्रकार का स्टेटमेंट दिया है, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो नॉर्मल स्टेटमेंट हो, कोई स्टेटमेंट दिया हो। जैसे मैंने कहा हो कि पुलिस से मैंने बयान में कहा कि साहब मर्डर जो हुआ था वो तो सवेरे के टाइम हुआ था, सुबह का टाइम था, 5 बज रहा था। अब मैं ट्रायल में कह रहा हूँ, मजिस्ट्रेट के सामने जब विक्टिम ने कहा कि साहब मेरे को जितना याद आ रहा है वो 10 बज रहा था। ठीक है, अब जब ट्रायल होगा तो ये दो स्टेटमेंट उठाए जाएंगे कि एक बार पुलिस के सामने कुछ और बात कही, मजिस्ट्रेट के सामने और कुछ कह रहा है। आज जो है जब ट्रायल में 2 साल बाद आ रहा मैटर, तो कह रहा है कि ये तो हत्या 2 बजे दोपहर में हुई थी, आफ्टरनून में हुई थी। तो उसी बंदे का जो स्टेटमेंट है, जो विटनेस के तौर पे आया है और अलग अलग जगह अलग अलग बातें वो कह के आ रहा है, तो उसको कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे उसका प्रीवियस स्टेटमेंट। आज वो कह रहा है, जब न्यायालय में आज खड़ा है 2 साल बाद, घटना के 2 साल बाद जब न्यायालय में खड़ा है, तो कह रहा साहब 2 बजे घटना हुई थी, 2 बजे घटना हुई थी, मर्डर 2 बजे हुआ था। न्यायालय ने कहा 2 बजे हुआ था। प्रीवियस स्टेटमेंट उठा के देखा कि पुलिस को तो कहा है कि मॉर्निंग में 5 बजे हत्या हुई है। तो क्या इसकी जो बात है, ये दोनों बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एक दूसरे को, हाँ या ना? कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, बोलो हाँ या ना? एक जगह कुछ और कहा, एक जगह कुछ और कहा। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इससे हम क्या जानना चाहते हैं? इससे व्हाट वी आर बीइंग ट्राइंग टू डिटरमाइन, वी आर जस्ट ट्राइंग टू डिटरमाइन वन पर्टिकुलर थिंग, दैट इज द वेरोसिटी ऑफ द विटनेस। वेरोसिटी ऑफ द विटनेस, वेरोसिटी ऑफ द विटनेस मीन द झूठ है कि सच है, उसकी जांच कर रहे हैं। झूठ है कि सच है, उसकी जांच कर रहे हैं। 148 हमको एक मौका, अब फिर इससे पूछेंगे, विटनेस से पूछेंगे, ये बताओ तुमको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वहां पे तुमने ऐसा क्यों बोला था कि 5 बजे। तब वो अपनी बात कहेंगे, साहब मैं चश्मा लगाता था, उस समय मेरे आंख में चश्मा नहीं था, और मैं घटना जो है घर में हुई थी, और उस समय मैंने चश्मा नहीं लगाया था, स्पेक्स नहीं लगाए थे, मैंने घड़ी नहीं देख पाया था भाई। लेकिन अगर ब्रॉड लाइट में हुआ होता तब तो चश्मे वाला भी जो है एक्सक्यूज नहीं दी। तो वी आर गिविंग यू अपॉर्चुनिटी just to explain why you gave the contradictory statement previously and now you are saying something else before the court in the trial. तो for 148 का ये है, क्या है? ऑपरेटिंग सेक्शन है, ऑपरेटिंग पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं 148 का। जस्टिस अय्यर कह रहे हैं कि एडमिशन इज अ जस्ट सब्सटेंटिव एविडेंस। एडमिशन अपने आप में सब्सटेंटिव एविडेंस है। अगर वो ड्यूली प्रूव हो गया है तो वहां पर हमें 148 वाली रिक्वायरमेंट नहीं है। 148 वाली रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट करें, क्योंकि एडमिशन सेल्फ हार्मिंग होता है। तो वहां कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जो एडमिशन उसने किया है, उसने सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट दिया है, अपने ही खिलाफ दिया है। तो वाई वी आर नीड टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम?
टू टेस्ट द वेरोसिटी, क्योंकि वेरोसिटी क्यों करनी भाई, वेरोसिटी अपने आप में उसकी है, क्योंकि शून्य महाजन अपने बारे में झूठ क्यों बोलेगी कि 2 महीने करंट मैंने नहीं दिया। देयर इज नो पॉइंट टू टेस्ट द वेरोसिटी ऑफ द विटनेस, बिकॉज अंडर सेक्शन 148 अगर एडमिशन नहीं है तो वेरोसिटी चेक करनी है, लेकिन एडमिशन है तो क्या वेरोसिटी चेक करनी है, अपने खिलाफ ही बोल रहा है। इसको एज अ सब्स्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस मानो। 148 का पर्पस और इसका पर्पस दोनों ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो मैंने अब बिना 148 पढ़ाए कोशिश किया कि तुम्हें समझ में आए। आई होप जिसको नहीं समझ में आया प्लीज एक बार पूछ लो, तो मैं दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ये मैंने क्रिमिनल साइड से समझा दिया, इसको मैं दूसरे तरह से भी समझा सकता था कि मान लो उसने प्रीवियसली कहा हो कि पार्टीशन हो रखा था, मान लो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, मेरी, वरीना, वंदना, दिव्यानी सबकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, हम लोग एक परिवार है, ठीक है। अब मान लो दिव्यानी ने सूट दाखिल किया पार्टीशन का कि हमारे बीच का शेयर तय कर दो, शेयर तय कर दो। मैं आके कह दे रहा हूं हमारा तो शेयर पहले तय हो रखा है, हमारा शेयर पहले तय हो रखा है, ठीक है, और मैं भी उसी पर्टिकुलर सूट में हूं। या दिव्यानी ये कह दे रही कि हमारा किसी स्टेट पॉइंट ऑफ टाइम पे इसने कहा था सूट दाखिल करने से पहले किसी पॉइंट ऑफ हमारा तो शेयर पहले से पार्टीशन है। तो क्या जो पार्टीशन चीज है तो इसका मतलब एडमिशन किया है, तो क्या ये रेलेवेंट नहीं है, सब्स्टेंटिव एविडेंस नहीं कि पार्टीशन हो रखा है, दोबारा पार्टीशन कराने की क्या जरूरत है। तो क्या कॉन्ट्राडिक्शन करना है यहाँ, देयर इज नो पॉइंट टू कॉन्ट्राडिक्ट है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करना है। 148 का कोई यहाँ रेलेवेंसी नहीं है, अपने आप ही कह रही पार्टीशन हो रखा है, ठीक है। एक बार इसको पढ़ना, तुमको सब समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है। अभी किसी को समस्या, किसी को समस्या, किसी को समस्या, क्योंकि 148 कभी नहीं पढ़ा है तुमने, इसलिए तुमको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वंदना क्या कह रही हो, दिक्कत है या सही है, क्या कहना चाहती हो? Sometimes I am not able to decipher the interpretations, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, पॉइंट नंबर 4 पढ़ो दिव्यानी, पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, पॉइंट नंबर 4 पेज नंबर 28। नंबर और हाँ हाँ मैंने पढ़ रखा है। ये वाली लाइन जरूर लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना। जस्टिस कृष्णा अय्यर सेड द एडमिशन इज सब्सटेंटिव एविडेंस व्हाइल द पर्पस ऑफ 148 इज थ्रो डाउट ऑन द वेरोसिटी ऑफ द विटनेस। भाई झूठ क्यों बोल रहे हो, तुमको मौका दे रहे हैं, सही बात बताओ, अच्छा ठीक है। तो वही हम समझ जाएंगे तुम्हारा झूठ कितना सही है, तुम कितना तुम्हारी वेरोसिटी है, सत्य निष्ठा कितनी है तुम्हारी, वहीं पकड़ लेंगे हम, ठीक है। उसी में हम ये भी पकड़ लेंगे तुम पैसा लेके विटनेस आए हो, बने हो, या तुम इम्पार्शियल विटनेस हो, डिसइंटरेस्टेड विटनेस, यही हम तुमको पकड़ लेंगे 148 में ही, ठीक है। दिव्यानी बताओ पॉइंट नंबर 4। Point number 4. Moreover, there is no necessary requirement of the statement containing admission having to be put to the party, while in the latter case the court cannot be invited to disbelieve a witness on the strength of the prior contradictory statement unless it has been put to him as required by section 148. अब कहने का मतलब ये है कि एडमिशन में ही मान लो कॉन्ट्रडिक्शन है, एडमिशन वेग है, मान लो सपोज दैट देयर इज अ वेग एडमिशन, ठीक है, डाइसी है, डाइसी एडमिशन है, वेग है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, नॉट क्लियर है, तो वहां पर हम 148 के तहत उसको टेस्ट दी वेरोसिटी कर सकते हैं, उसको क्रॉस एग्जामिन करके सही एडमिशन डिराइव कर सकते हैं। ऐसा कोई बार हमारे ऊपर नहीं लगा है, ठीक है, ऐसा कोई बार नहीं लगा है, ठीक है। ये बात समझे या नहीं समझे? अगर अपने आप में जो एडमिशन है वो वेग है, मान लो वेग है वो, तो हम बुला सकते हैं कि भाई बताओ क्या कहना चाहते थे, ठीक है। तो 148 से हम पता लगा लेंगे क्या कहना चाहते थे। अगर एडमिशन क्लियर नहीं है तब उसको विटनेस के तौर पे हम बुला सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई, हाँ या ना? ये बात समझ में आई? अरे बोल दो, या तो नहीं आई या तो हाँ यार, दोनों क्यों? हमारा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एडमिशन क्लियर नहीं है, पैल्पेबली डाउटफुल लग रहा है, इनकंसिस्टेंट लग रहा है, वेग लग रहा है, तो वहां पर हम आपको बुला सकते हैं 148 के तहत कि भाई अपनी बात आप कहिए, ठीक है, अपनी आप बात कहिए, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि पार्टीज को एडमिशन हम कि हाँ तुमने ऐसा कहा था, क्यों कहा था, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार ड्यूली प्रूव हो गया, तुम्हारे को विटनेस के तौर पे बुलाएं या ना बुलाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5वां पॉइंट कह रहा है व्हाट वेट इज टू बी अटेंड टू एन एडमिशन मेड बाय अ पार्टी इन इज मैटर डिफरेंट
from its use as an admissible evidence. What weight is to be attached to an admission made by a party is a matter different from its use as an admissible evidence. मतलब पार्टीज के एडमिशंस को, जो पार्टीज एडमिशंस दे रही हैं, उसको कितना वेट देना है एज अ एविडेंशियरी वैल्यू, एज अ एडमिसेबल एविडेंस, वो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट केस में। डिफरेंट, हम ये एक बात नहीं कह सकते ऐसा एक बार हुआ था तो दूसरे में भी ऐसा कर दे। डिफरेंट तौर पे डिफरेंट चीजें हम उसको डिफरेंट एविडेंशियरी वैल्यू उसको दे सकते हैं, ठीक है, अगर वो पार्टी कर रही है, ठीक है। जैसे मान लो कोई एजेंट कर रहा, कोई पार्टी कर रही है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में कोई कर रहा है, तो सबका डिफरेंट वेट है जो पार्टी कर रही है, ठीक। तो ये 5 पॉइंट बना विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारका, ये लैंडमार्क केस है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, इसको ध्यान रखना। किसी को ये 5 पॉइंट में समझता है तो प्लीज बता दो। ये 5 पॉइंट क्लियर है। अब एक केस और है, बनारसी दास वर्सेस सेठ कांसीराम 1963। इसमें क्या बोला गया? Observe that an admission is a weak type of evidence and the court may reject it if the contrary has been proved. बड़ी सिंपल सी कॉमन सी बात है कि एडमिशन, ये इस केस में कहा कि एडमिशन क्या है, एक वीक काइंड ऑफ एविडेंस है और इट कैन बी डिस्कार्डेड, इट कैन बी रिजेक्टेड। अगर कोई कॉन्ट्रेरी एविडेंस दे दिया जाए कि साहब ये जो एडमिशन था ये तो फर्जी था, ये झूठ है, तो ठीक है, डिस्कार्ड कर देंगे, इसमें बड़ी बेसिक सी बात है। और सेकंड केस में जस्टिस कृष्णा ये ने क्या कहा, इट्स अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस एंड इट कैन बी यूज्ड अगर ड्यूली प्रूव्ड है तो, ठीक है, ड्यूली प्रूव्ड है तो। क्या ये दोनों केसेस क्लियर हैं, हाँ या ना? दोनों केसेस क्लियर? तो अगर तुमसे कोई कहे कि व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द एडमिशन, व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशन, तो सिंपल सा एक लाइन, थीम लाइन पकड़ के चलना कि एडमिशन इफ ड्यूली प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट इट्स अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस एंड इट विल एक्ट एज अ एस्टॉपल अपॉन द पार्टीज, दो इट हैज टू बी corroborated as a rule of prudence, as a rule of caution, it should be corroborated with the other testimonies, with the other available evidences. We cannot conclude the matter upon the admission only because the admission is not conclusive in nature. As a rule of prudence, admission has to be corroborated with other circumstantial evidences, other evidences on record, other testimonies which is being taken upon the oath in the trial, उसके साथ corroborate करके तब हम उसके साथ फैसला सुना सकते हैं। But it's a substantive piece of evidence as held in विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारका प्रसाद 1974। क्लियर, हाँ या ना? एविडेंशियरी वैल्यू क्लियर है, एविडेंशियरी वैल्यू क्लियर है, एडमिशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्लियर है, ठीक, वेरी गुड। अब आ जाओ, तो 7 आदमी हमारे एडमिशन कर सकते हैं, पारो, ठीक है, पारो में पारो था ना, पारी, PARPI, ठीक है, पारपी था और 17 में था जिसके ऊपर लाइबिलिटी है वही एडमिशन कर ले रहा है। 18 में क्या था, रेफरी, जिसके पास रेफरेंस के लिए भेज रहे हैं कि भाई मेरे दोस्त को सब पता है, आप उससे जाके पूछ लो घोड़ा साउंड है या अनसाउंड है, ठीक है। फिर 2 केस लॉज हमने पढ़े, बनारसी दास का केस पढ़ा वर्सेस कांसीराम का, और दूसरा हमने पढ़ा एक विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारका प्रसाद का। यही 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा तीसरा केस देखना भी मत, ठीक है, तीसरा केस देखना भी मत, ठीक। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना? अब एक और तुमको हम बात बताना चाहते हैं, जरा अपनी नोटबुक में एक लाइन लिखो, एडमिशन कैन बी फॉर्मल एडमिशन, एडमिशन कैन बी फॉर्मल एडमिशन, ब्रैकेट में लिखो जुडिशियल एडमिशन विच इज बीइंग, एडमिशन कैन बी फॉर्मल एडमिशन, ब्रैकेट में लिखो judicial admission which is given in writing or orally
orally made by rules of pleading, by rules of pleading, by rules of pleading. अब एक हिंदी में लिखो लाइन, ये तुम्हें जीवन भर याद रहेगी। एक हिंदी में लिखो, अगर WS में, अगर WS में, अगर रिटन स्टेटमेंट में, अगर रिटन स्टेटमेंट में ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट में स्पेसिफिक डिनाई नहीं किया है, स्पेसिफिक डिनायल नहीं किया है, तो उसको एडमिशन माना जाएगा, तो उसको एडमिशन माना जाएगा, उसको एडमिशन माना जाएगा। ठीक, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे प्लेंटिफ कुछ कहता है अपने प्लेंट में, अपने प्लेंट में प्लीडिंग में कुछ कहता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको स्पेसिफिक डिनायल करते हैं। पैरा 1 एडमिटेड फुल्ली, पैरा 2 नॉट एडमिटेड। The averments made by the plaintiff in para 2 is vehemently denied, vehemently denied। मैं पूर्ण जोर तरीके से इसका डिनाइल करता हूं। These are the fundamental way of drafting in the written statement। पैराग्राफ 1 क्या है, मान लो प्लेंटिफ ने 10 पॉइंट लिखे, प्लेंटिफ ने लिखा, मान लो लड़की ने लिखा अपने पति से मेंटेनेंस लेना है। पहला पॉइंट लिखा कि मेरे और मेरे पति राजेश की शादी 25 जुलाई 2022 को हिंदू रीति रिवाज से पठानकोट पंजाब में संपन्न हुई। मैं मान लो डिफेंडेंट हूं, रिटन स्टेटमेंट मैंने कहा पैरा 1 में मैंने लिखा, वादी द्वारा पैरा 1 में दी गई कथन पूर्णतः सत्य है और मैं इसको स्वीकार करता हूं। यस, 25 तारीख को शादी हुई थी, आई एडमिटेड दैट, फुल्ली एडमिटेड दैट, देयर इज नो डिनायल। पॉइंट नंबर 2 में लिखा कि मेरे शादी के बाद मेरे ऊपर क्रूएल्टी होना स्टार्ट हुई, क्रूरता होनी स्टार्ट हो गई, और जिससे कि मेरे पैर में चोट है और उसके बाद मेरा स्टमक का ऑपरेशन हुआ है, जिसके ऊपर अब मेरे पास पैसे नहीं है वो करने के लिए, तो जिसको प्रतिवादी द्वारा मुझे दिलाया जाए। ठीक है, मैंने पॉइंट 2 लिखा कि द एवरमेंट्स मेड इन पैरा 2 इज फॉल्स, देयर इज नो इंजरी which is caused to the plaintiff during the marriage, and I am giving the testimony in record, and it is vehemently denied by the defendant। तो पैरा 2 का रिप्लाई दे रहा हूं कि मैं नहीं मानता हूं पैरा 2, तो स्पेसिफिक डिनायल। मान लो मैंने पैरा 2 को इग्नोर कर देता, तो मैं उसकी बात को एडमिट कर रहा हूं कि उसके पैर में फ्रैक्चर था, उसके पैर में फ्रैक्चर था और उसका ऑपरेशन हुआ, अब मेरे ऊपर लायबिलिटी आएगी। समझ पा रहे हो खेल क्या चल रहा है, समझ पा रहे हो खेल, हाँ खेल समझ पा रहे हो, एडमिशन क्या हो रहा है समझ पा रहे हो। रूल ऑफ प्लीडिंग्स है भाई, प्लेंटिफ ने एक बात कही पैराग्राफ वाइज, डिफेंडेंट अगर उसको डिनाई स्पेसिफिक डिनाइल नहीं कर रहा है तो इट विल बी एडमिटेड, इट विल एडमिटेड एज द रूल्स ऑफ प्लीडिंग, इट विल एडमिटेड। क्लियर, ये बात समझ में आई, हाँ या ना, प्लीज बताओ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, देखो मैंने कोशिश की है इसको जितना आसान बना सकता हूं मैं बना रहा हूं, ठीक है, बस तुम मेरा साथ देते रहो। लितिका राठौर, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये तुम जुडिशियल प्रोसीडिंग में एडमिशन किए हो या बाहर जुडिशियल प्रोसीडिंग के बाहर किए हो? Basically, whatever the written statement is made by the defendant will be submitted to the court, and any statement which is being judicial statement, it will be given on oath, ठीक है। क्यों ओथ पे, कभी मैं तुमको दिखाऊंगा, आज ही भेजूंगा। जब प्लेंटिफ द्वारा प्लेंट दिया जाता है तो रिटन स्टेटमेंट लगाया उसने, प्लेंटिफ अपनी सारी बात कहने के बाद वेरिफिकेशन करता है कि ये जो मैंने बात ऊपर लिखी है पैरा 1 से पैरा 5 तक, ये ट्रू टू माई नॉलेज है, और फिर पैरा 7 से लेके पैरा
10 तक मैंने लिखा कि इस कोर्ट के पास कॉम्पिटेंट है ये कोर्ट, इस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है, जो मैंने अपना सूट फाइल किया विद इन लिमिटेशन पीरियड फाइल किया है। तो जो पैरा 8 से पैरा 11 तक की मेरी बातें हैं, दैट इज बीइंग रिसीव्ड बाय माय प्लीडर एंड बिलीव टू बी ट्रू। 1 से 8 तक मेरे नॉलेज में था, मेरी शादी हुई, ये हुआ, मैंने उसको माना कि सत्य बोल रहा हूं मैं। 8 से 11 मेरे क्या पता कौन सी कोर्ट का जुरिडिक्शन है, मेरे क्या पता लिमिटेशन में है या नहीं, ये मेरे प्लीडर ने बताया कि तुम्हारा सूट लिमिटेशन में है। तो जो पैरा 8 और पैरा 9 में मैंने अपनी बात कही, पैरा इज नथिंग बट अ पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 को हमने पैरा 1 कह दिया, पॉइंट नंबर 2 को पैरा 2 कह दिया, बस इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? बोलो हाँ या ना। आज मैं तुमको एक प्लेंट भेजूंगा, एक रिटन स्टेटमेंट भेजूंगा। क्या मैं ये मानूं कि इस प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को तुम पढ़ोगे? पहले मैं एक प्रॉब्लम भेजूंगा, तुमको, ठीक है? पहले एक प्रॉब्लम भेजूंगा, उसके प्लेंटिफ क्या कह रहा है उसको पढ़ना है, रिटन स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है इसको पढ़ना है। इससे तुम्हारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर सीपीसी सिर्फ रट रहे हो तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, इट हैज टू बी इनकलकेटेड इन प्रैक्टिस ऑल्सो। ठीक, तो जब प्लेंट लिखा जाता है तो उसके नीचे वेरिफिकेशन लिखा जाता है कि जो मैं कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। फिर उसके नीचे एफिडेविट लगाया जाता है कि मैं जो भी डिपोनेंट कह रहा है वो ओथ पर कह रहा है और वो कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा है। तो इट इज बीइंग ऑन ओथ इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था ना जुडिशियल प्रोसीडिंग सीआरपीसी में। जुडिशियल प्रोसीडिंग इज अ प्रोसीडिंग विच इज बीइंग अपॉन द ओथ। तो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट ओथ पर हो रहा है, तो दिस इज जुडिशियल एडमिशन। एम आई क्लियर? जुडिशियल एडमिशन क्लियर हो गया? प्लीज बता दो, जुडिशियल एडमिशन क्लियर? और दूसरा इनफॉर्मल एडमिशन हो सकता है। दूसरा लिखो इनफॉर्मल एडमिशन। दूसरा एडमिशन है इनफॉर्मल एडमिशन। इनफॉर्मल एडमिशन क्या होता है? जो कि एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन है। मैंने अपने दोस्त के सामने कोई एडमिशन किया, मैंने अपनी पत्नी के सामने कोई एडमिशन किया। ठीक, पत्नी वाला तो छोड़ दो, वो तो न्यायालय में नहीं माना जाता। ठीक है, मैंने किसी दोस्त के सामने किया, किसी कहीं और पॉइंट ऑफ टाइम पे कर दिया, बट कोर्ट में नहीं किया, दैट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल। अब मुझे एक तुम अपने कॉमन सेंस से बात बताओ कि जुडिशियल एडमिशन की ज्यादा हायर वेटेज होगी या एक्स्ट्रा जुडिशियल की? सिंपल, जुडिशियल कन्फेशन की जो एविडेंशियल वैल्यू है वो हायर होगी इन कंपैरिजन टू द एक्स्ट्रा जुडिशियल। बेसिक बात। तो एक पॉइंट लिख लो, जुडिशियल कन्फेशन की जो एविडेंशियरी वैल्यू होती है वो हायर होती है और एक्स्ट्रा जुडिशियल की लेसर होती है। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, लिख सकते हो, द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द जुडिशियल कन्फेशन इज हायर in comparison to the extrajudicial confession, which is lesser weightage in the eye of law. ठीक है, क्लियर? बोलो हाँ या ना। देखो, मुझे लगता है पहली बार तुमने ऐसे पढ़ा है सेक्शन 1780, वरना तो एडमिशन ये होता है, एडमिशन होता है, एडमिट कर, कहाँ एडमिट कर रहे हो भैया, कहाँ कर रहे हो एडमिट? हवा में? प्लेंट में कर रहे हो, प्लेंट में कर रहे हो। ठीक, अभी मैं भेजूंगा, मुझे बस याद करा देना, अगर मैं भेजूं ना तो 12 बजे तक याद करा देना कि भेजना है मुझको, मैं भूल जाऊंगा। एक प्लेंट भेजूंगा, एक रिटन स्टेटमेंट भेजूंगा। ठीक है, बस तुमको फॉर्मेट पढ़ना है, उसको रटना नहीं है, जस्ट सी द फॉर्मेट। अच्छा वाला फॉर्मेट एक दिन भेजेंगे जहां पे प्लेंट लिखने को आता है, रिटन स्टेटमेंट लिखने को आता है, डिट्टो लाइन बाय लाइन कॉमा फुल स्टॉप सहित अपने दिमाग में याद कर लेना है उसको। ठीक है, और पेपर से पहले 5-10 प्लेंट लिखना, मेरे को भेजना, जो चीज होगा मैं उसको सही करूंगा, फिर तुमको रिव्यू दे दूंगा। ठीक है, जजमेंट राइटिंग लिखने को आता है, प्लेंट लिखने को आता है, कुछ भी नहीं है। तो आधी पब्लिक इसी में परेशान है, जजमेंट, हाउ टू राइट जजमेंट। पहले लॉ समझ लो, जजमेंट अपने आप लिख डालोगे। लॉ ही नहीं आता, जजमेंट पहले दिन से लिख रहे हैं, समझ रहे हो? किसी ने कहा बहुत खूबसूरत बात, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप असफल हो जाते हैं तो आप 2 मिनट बैठिए और सोचिए कि उस 2 साल में, उस 3 साल में या उस 1 साल में आपने जो पढ़ा उसको लर्निंग किया है, वो आज भी तुम्हें पता है या सिर्फ तुमने रटा और वो भूल गई हो? अगर तुमने लर्निंग किया है तो वो 2 साल तुम्हारी असफलता नहीं है, वो लर्निंग है तुम्हारी, और उससे तुम कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। और तुमने रटा, छूट गया वो,
खत्म कहानी हो गई, तुम जीरो पे आ गए, एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया। तो जो कुछ पढ़ो उसको लर्न करो, सीखो। कल को हम लिटिगेशन में जाएंगे, हम बढ़िया से ड्राफ्टिंग करना जान जाएंगे, एडमिशन करना है नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ पता रहेगा हमें। मेरा कहना ये है, आप तैयारी को लर्निंग बनाओ, आप तैयारी को रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनाओ। बस भूल जाओ रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द रिजल्ट। हम आज सेक्शन 16 सीख पाए, 17 सीख पाए, 18 सीख पाए, बस यही हमको कंसीडर करना है। विश्वास मेरा मानो, रिजल्ट अपने आप बाई प्रोडक्ट में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो उससे बेहतर कुछ मिलेगा। जो नहीं मिला इसका मतलब भाग्य में और कुछ लिखा है, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं, लेकिन इट्स हैज टू बी लर्निंग। आज भारत देश की सबसे बड़ी समस्या ये है, आधे से ज्यादा डिप्रेशन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पढ़ाई को वो रिजल्ट से जोड़ के देखते हैं। पढ़ाई किया, रिजल्ट नहीं मिला, जीरो हो गई। क्यों हो गई जीरो पढ़ाई? लर्निंग है भाई, लर्निंग है, क्यों जीरो हो गई? मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अगर 12th क्लास में अगर किसी को थॉमस एडिशन का बल्ब बनाना सीख गया है वो आदमी कि कैसे बनता, तो क्या पता कल को वो कुछ और बना दे, भले वो आईआईटी ना निकाल पाए, क्योंकि उसको पता है, लर्निंग थी उसकी। तो द लर्निंग शुड बी द मेन थीम इन द प्रिपरेशन, नॉट द रिजल्ट। तुम 24 घंटा सोचते रहो कि मेरा रिजल्ट ये होगा, रिजल्ट ये होगा, तो मुझे विश्वास मानो तुम्हारा रिजल्ट निगेटिव आएगा। विश्वास मानो, चाहे कितना अच्छा लिख के आओ, निगेटिव ही आएगा। इसीलिए गीता में भी लिखा है कि फल की इच्छा मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फले सुखदाचनम मां कर्म फले दुर्गु मां के संभव सकर्मति। इसीलिए इसमें भी लिखा है, रामचरितमानस में भी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करी तो तस फल चाखा। और यही आज के मॉडर्न जमाने में भी बोला जाता है कि ड्यूटी डिसाइड्स द डेस्टिनी, कर्तव्य ही आपके परिणाम को प्रशस्त करेगा। आप दिन भर रिजल्ट के बारे में सोचेंगे आप परेशान रहोगे। तो कीप योर लर्निंग इन फोकस, नॉट रिजल्ट इन फोकस। क्लियर? चलो आगे चलें। सेक्शन 18 क्लियर? सेक्शन 18 तक क्लियर। एविडेंशियरी वैल्यू बनारसी दास और दूसरा विश्वनाथ प्रसाद। ठीक। अब सेक्शन 19 विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर द प्रीलिम्स पर्पस। फॉर द प्रीलिम्स पर्पस सेक्शन 19 से सवाल आएगा 200% आएगा। ठीक है, क्या है भाई सेक्शन 19? चलो देखते हैं क्या है, परेशान होने की बात नहीं। ठीक, बड़ा दिखने में है कुछ नहीं इसमें। ठीक है, चलो साक्षीपुरी, माइक ठीक है आपका? माइक ठीक है? होता क्या है ना कि जब रिकॉर्डिंग चलती है तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल रहना पड़ता है। आई कैन नॉट बी लूज वर्ड्स। तुम्हारी माइक आ रही है आवाज़, थोड़ा और अच्छा बोलो, थोड़ा पास में आके बोलो। आई लेकिन थोड़ा इको आ रहा है। चलो कोई गल नहीं। दिव्यानी, बच्चे सेक्शन 19 पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत आराम से पढ़ना, कोई जल्दी नहीं मुझे। 19 Section 19 proof of admissions against persons making them and by or on their behalf. अब एक मिनट रुको, Admission- चुप, एक मिनट रुको। एडमिशन, प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम, तो इसके ऊपर लिखो सेल्फ हार्मिंग एडमिशन। सेल्फ सर्विंग नहीं, अपने पक्ष में नहीं एडमिशन कर सकते हो, अपने खिलाफ करा जा सकता है। ठीक है, कैसे अभी बताते हैं। या बाई और ऑन देयर बिहाफ। बाई ऑन देयर बिहाफ का मतलब क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, प्रीडेसर इन टाइटल या एजेंट के माध्यम से। तो ये भी क्या है? एक प्रूफ है एडमिशन का। ठीक है, ये भी क्या है? एक प्रूफ है एडमिशन का। अब एक बात लिखो अपने इस उसमें लिखो, एडमिशन कैन बी, दो ऐसे एरो बनाओ, एडमिशन कैन बी एरो ऐसे बनाओ, ऊपर सेल्फ हार्मिंग, ऊपर लिखो सेल्फ हार्मिंग। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? लिखो एडमिशन कैन बी
एक एरो ऐसे जाएगा, एक एरो ऐसे जाएगा, सेल्फ हार्मिंग, और नीचे वाले एरो में सेल्फ सर्विंग। उसके ब्रैकेट में लिखो जनरली, जनरली सॉरी उसके ऊपर नहीं लिख, सेल्फ सर्विंग वाले में लिखना है जनरली नॉट एक्सेप्टेड, जनरली नॉट एक्सेप्टेड, जनरली नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट इन सर्टेन सिचुएशन, एक्सेप्ट इन सर्टेन सिचुएशन। ठीक, ये लिखा है सेल्फ सर्विंग वाले में। सेल्फ हार्मिंग में लिखो, सेल्फ हार्मिंग में लिखो इट इज एडमिसेबल, इट इज एडमिसेबल, इट इज एडमिसेबल, इट इज एक्सेप्टेड। लिखो एडमिशन कैन बी, एडमिशन कैन बी, एक एरो ऐसे जाएगा, एक एरो ऐसे जाएगा, ऊपर लिखोगी सेल्फ सर्विंग, सेल्फ हार्मिंग, सेल्फ हार्मिंग, उसमें ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एडमिटेड। नीचे वाले में सेल्फ सर्विंग वाले में लिखोगे जनरली नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट इन सर्टेन सिचुएशन। सेल्फ सर्विंग, अपने पक्ष का एडमिशन एक्सेप्ट नहीं होता, एक्सेप्ट इन सर्टेन सिचुएशन। वो सिचुएशन क्या है, आई विल डिस्कस दैट, ठीक है, आई विल डिस्कस दैट। तो कहने का मतलब एडमिशन कोई व्यक्ति अपने फेवर में नहीं कर सकता है, सामने वाला आपके एडमिशन को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, आपके खिलाफ कैसे, अभी सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो पढ़ो दिव्यानी। Section 19. Admission are relevant and may be proved. ऐसा कर May रही be है, proved as against the person who makes them or his representative in interest, but they cannot be proved by or on behalf of the person who makes them or by his representative in interest, except in the following cases. अब यहाँ रुक जाओ, अब यहाँ रुक जाओ, अब मेरी बात सुनो। ये पहला वाला जो क्लॉज है, एडमिशंस आर रेलेवेंट, अपनी जिसको नींद आ रही हो थोड़ा सा जग जाओ। एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड, इस्तेमाल किया जा सकता है अगेंस्ट द पर्सन, अगेंस्ट द पर्सन जिसने एडमिशन किया, हु मेक्स देम, उसके खिलाफ, अगेंस्ट वर्ड लिखा है, अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ, मतलब सेल्फ हार्मिंग एडमिशन है, मतलब सेल्फ हार्मिंग एडमिशन है। पॉइंट क्लियर हुआ, सेल्फ हार्मिंग एडमिशन है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यही मैंने ऊपर दो एरो बनवाया है, इसमें क्या कहा कि सेल्फ हार्मिंग एडमिशन एक्सेप्ट होता है, सेल्फ हार्मिंग एडमिशन एक्सेप्ट होता है, सेल्फ हार्मिंग एडमिशन एक्सेप्ट होता है, यही तो लिखवाया मैंने। अब नीचे वाले लाइन में देखो क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कौन से स्टेटमेंट, जो सेल्फ सर्विंग होंगे, जो खुद के फेवर में किए जा रहे होंगे। यही तो ऊपर दो लाइन में मैंने बात कह दिया। सेक्शन 19 का जो ऑपरेटिंग सेक्शन है वो सेल्फ हार्मिंग और सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट की बात करता है। पहली बात कहता है कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि हाँ ठीक है 2 महीने का किराया मेरा पेंडिंग है, मैं मानता हूं इसको, एडमिशन क्लियर है। सेल्फ सर्विंग नहीं हो सकता कि नहीं मैंने 6 महीने का किराया दे रखा है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट गिवन इन द फॉलोइंग कंडीशन, एक्सेप्ट इन द गिवन फॉलोइंग कंडीशन, मतलब दो तीन कंडीशंस दी गई हैं जिसमें हम सेल्फ सर्विंग एडमिशन को भी एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरे सेक्शन 19 को पिक्चराइज दोबारा से अगर कोई कहे तो क्या कहना है कि एडमिशन सेल्फ हार्मिंग तो एक्सेप्ट किया जा सकता है बाय द पार्टी और द रिप्रेजेंटेटिव इन द कैरेक्टर और एजेंट। ठीक, आवाज नहीं आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है। मैंने कहा सेक्शन 19 अगर हमसे कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे कि एडमिशन जो होगा वो अपने खिलाफ हो सकता है, सेल्फ हार्मिंग हो सकता है बाय हिमसेल्फ और द पर्सन इन रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट। ठीक, लेकिन सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट एडमिशन के तौर पे अपने फेवर में नहीं प्रूव माना जा सकता है, नहीं उसको एक्सेप्ट किया जा सकता एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। वो क्या सर्कमस्टेंसेस, वो अभी नीचे दी गई हैं। ठीक है, क्या ये जो पढ़ा दिव्यानी ने वो आप समझ पाई, हाँ या ना? पहले ये बताओ, पक्का समझ गई? भाई मैंने जितना आसान बनाना था उतना आसान बना दिया है। अब जबरदस्ती कंफ्यूजन करना चाहो तो कर लो, जबरदस्ती करना चाहो तो कर लो। ठीक है,
एकदम एक लफ्ज को अंडरलाइन करो, अगेंस्ट लफ्ज को। एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट, मतलब सेल्फ हार्मिंग है। द पर्सन हु मेक्स देम और हिम रिप्रेजेंटेटिव इंटेंट, ठीक बात है, बट दे कैन नॉट प्रूव्ड, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, प्रूव्ड नहीं माना जाएगा। कब? बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम और बाई हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, मतलब इन हिज फेवर, मतलब they cannot be proved by or behalf of the person who makes them or by his favor in except in the following, namely इन सिचुएशंस में सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। इन स्टेटमेंट पे अपने फेवर में भी स्टेटमेंट अगर कोई दिया है तो उसको एडमिशन माना जा सकता है, ठीक है। बोलो, बात समझ में आई? इन 3 कंडीशंस को छोड़कर किसी में सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट को एडमिशन नहीं माना जाएगा, बाकी सेल्फ हार्मिंग को ही माना जाएगा। बट दीज 3 कंडीशंस व्हिच कैन बी टेकन इनटू अकाउंट एंड कैन बी एडमिटेड एज अ सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट, स्टिल इट विल बी एडमिशन, स्टिल इट विल बी एडमिशन, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? हाँ या ना? कुछ भी नहीं याद करना है, बस जो कहा है ऊपर जो 2 एरो लिखवाए हैं उसी में खेल है, उसी में खेल। सेल्फ सर्विंग ओके, नहीं एडमिट करेंगे एक्सेप्ट इन 3 कंडीशंस, ठीक। सेल्फ हार्मिंग नो प्रॉब्लम, वी विल एडमिट दैट, वी विल एडमिट दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, क्या है वो कंडीशंस, क्या है वो कंडीशन, उसको हमको समझना है, क्या है वो कंडीशन। चलो देखते हैं। फॉलोइंग कंडीशंस नेम। A. First, an admission may be proved by or on behalf of the person making it when it is of such a nature that if the person making it were dead, it would be relevant as between third person under section 26. अब जहां पे इफ, यहां पे ये लफ्ज को अंडरलाइन करो, इफ द पर्सन मेकिंग इट वर डेड, वर डेड को अंडरलाइन करो, वर डेड को अंडरलाइन करो। बचपन में हम लोग जब ग्रामर पढ़ते थे तो हम लोग कहते थे अगर मैं राजा होता तो मैं प्रजा को सुखी रखता, तो इसका ट्रांसलेशन क्या करते थे? पहली लाइन If I were a king. हाँ, इफ आई वर अ किंग आई विल मेक माई प्रजा हैप्पी, ठीक है। आई विल मेक माई सब्जेक्ट हैप्पी, यही लिखते, ठीक है। आई वर काल्पनिक सेंटेंस है ना, काल्पनिक है ना, बोलो भाई, अगर काल्पनिक सेंटेंस है तो काल्पनिक लफ्ज आएगा, आई वर, इफ आई वर अ किंग आई मेक माई सब्जेक्ट हैप्पी। पहला होता था जो है वर में और दूसरा होता सिंपल, सिंपल प्रेजेंट में होता है, सिंपल फ्यूचर में होता था, सिंपल फ्यूचर में होता था आई विल मेक माई सब्जेक्ट हैप्पी, आई विल मेक माई सब्जेक्ट हैप्पी। इफ आई वर अ किंग आई विल मेक माई सब्जेक्ट हैप्पी। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो देश को महान बना देता, इफ आई वर अ प्रेसिडेंट आई मेक द इंटायर नेशन प्रॉस्परस, ठीक है। ऐसे बनाते थे नहीं बनाते थे सेंटेंस? बोलो हाँ या ना, बनाते थे नहीं बनाते थे? तो वही तो लिख रहा है, आदि आदमी को अंग्रेजी नहीं आती है। इफ इट वर डेड मतलब मरा नहीं है, लेकिन मान लो मर गया है, मान लो मर गया है, इट इज नॉट डेड येट, इन प्रेजेंट फॉर्म इट इज नॉट डेड, बट सपोज दैट इट वर डेड, काल्पनिक है, क्या लो मान लो मर गया, ठीक। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इस वर में ही खेल है, इस वर में खेल है, वो वाला वर नहीं, वर वाला वर है, ठीक है। ग्रूम वाला मत समझ लेना। इफ इट वर को अंडरलाइन सबने किया। डिड यू इंसर्कल द वर्ड वर, हाँ या ना? हाँ जी आमनी जी बताइए। गलती से हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात। वर को सबने अंडरलाइन किया, साक्षी, लितिका, वर को अंडरलाइन किया बच्चे, वर को अंडरलाइन किया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैं एक काल्पनिक वर को अंडरलाइन करूं, WER, इट वर डेड, इसको अंडरलाइन करो। इसी में सारा ऑपरेटिंग सेक्शन है जो कोई कहाँ पे? सेक्शन 19 सबसेक्शन 1, एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट when it is of such nature that if the person making it were dead, वर लफ्ज है काल्पनिक, ठीक है, मरा नहीं है, मान लो मर गया है, मान लो मर गया है,
तो उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? वुड बी रेलेवेंट एज बिटवीन थर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 26। सेक्शन 26 क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन। क्या है सेक्शन 26? सेक्शन 26 क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन है। जो पहले सेक्शन 32 में था, अब वो कहां पे आ गया है? सेक्शन 26 में आ गया है। तो पुराने बच्चे जिन्होंने एविडेंस पढ़ा है वो दिमाग में रखें सेक्शन 32 और नए में सेक्शन 26। ठीक है, तो अगर मान लो मर गया व्यक्ति, जैसे सपोज दैट मेरे ऊपर अभी मान लो कोई आदमी आक्रमण कर दे, कोई आदमी अटैक कर दे, गोली मार दे मुझको, मैं इंजर्ड हूं, मैं हॉस्पिटल में ले जाया जाऊंगा, अस्पताल में, हॉस्पिटल में मेरे सामने पुलिस आएगी। बोलो अगर मैं जिंदा हूं, मेरी सांसें चलने, पुलिस आएगी कि नहीं आएगी? पहले बताओ। हाँ, आएगी नहीं आएगी? पुलिस आएगी। अब पुलिस के सामने मैंने कहा अब आखिरी सांसें चल रही हैं, अब मेरी हिम्मत नहीं, मैं अब निपट जाऊं कि तब निपट जाऊं, कुछ पता नहीं। मैंने कहा साहब, एकदम धीमी सी आवाज में मैंने कहा साहब, मुझे गोली मारने वाला भावना थी और मैं निपट गया। और इंस्पेक्टर ने इतने लिख पाया कि भावना ने मुझे मारा। ठीक, तो ये स्टेट, अब क्या मुझे दोबारा जिंदा करके न्यायालय में खड़ा किया जा सकता है कि लोग क्रॉस एग्जामिन करें कि इसने सच बोला था, भावना ने मारा था, नहीं मारा था? नहीं। तो ये जो मैंने कहे कि मैं मरा हूं ना, कि भावना ने मुझको मारा, ये एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होगा, क्योंकि नेमो मोरिटोरस प्रेजम्पटूर मेंत्री, the Latin maxim upon section 26 is that nemo moriturus presumptor mentri, that no one said a lie when he is going to meet his maker। जब वो अपने ईश्वर से मिलने जा रहा है, अपने सृजनकर्ता से, अपने रचयिता से मिलने जा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति झूठ बोल के अपने उस प्रेमी से, उस प्रियतम से, उस अपने रचयिता से, अपने क्रिएचर से नहीं मिलने जाएगा। तो देयर इज सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, इट इज ए कॉन्क्रीट एविडेंस कि मैंने ऐसा कह के मैं मर गया, इसका मतलब मेरी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई रही होगी। ठीक है, तो कन्विक्शन करते समय इट कैन बी अ सोल एविडेंस ऑल्सो। अगर और कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ यही स्टेटमेंट है, तो इन कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1952 द ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट even if there is no other corroborative evidence, we can convict the accused upon solely on the basis of dying declaration। मृत्युकालिक कथन के आधार पर भी अगर कोई अन्य सहायक सबूत नहीं न्यायालय के सामने है और सिर्फ न्यायालय के समक्ष मृत्युकालिक कथन है, तो इवन हम उस परिस्थिति में मृत्युकालिक कथन के आधार पर भी व्यक्ति को, अभियुक्त को दोषारोपण की सिद्धि कर सकते हैं। क्लियर? हाँ या ना? क्योंकि नो वन वांट टू मीट हिज मेकर विद अ लाई एट अ लिप्स। ठीक, तो यही ये कह रहा है पहली बात कि सपोज दैट उसने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है, और सपोज दैट वो मर जाता, तो क्या वो थर्ड पार्टीज के बीच का स्टेटमेंट जो होता, भले वो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट ही क्यों ना हो, तो भी हम उस स्टेटमेंट को एडमिशन मान के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? हाँ यार, अभी इलस्ट्रेशन से ये बात और समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ तुम्हें इतना समझना है an admission may be proved by or on behalf of the person making it when it is of the such nature that if the person making it were dead। अगर वो स्टेटमेंट ऐसा है कि मान लो वो व्यक्ति मर जाता, तो क्या उस स्टेटमेंट की रेलेवेंसी को हम किसी तीसरे आदमी की प्रोसीडिंग में इस्तेमाल कर सकते थे? तो अगर हाँ कर सकते थे, दो इट इज सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट, और यदि वो मर गया है ऐसा कल्पना की जाए, तो उस स्टेटमेंट को हम एडमिशन मान लेंगे, भले वो सेल्फ सर्विंग ही क्यों ना हो। ठीक है, ये बात समझ में आई? हाँ या ना? अभी इलस्ट्रेशन से पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मरा नहीं, इट वर डेड है। मान लो मर जाए, तो थर्ड पार्टी और उसके बीच का अगर प्रोसीडिंग में रिलेवेंट हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका मैं देता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। इलस्ट्रेशन बी,
इतना प्यारा इलस्ट्रेशन है, इसी के बेसिस पे हम इसको प्रूफ कर देंगे, इसी के बेसिस पे प्रूफ कर देंगे। ठीक है, चलो प्रूफ कर देते हैं। आओ इलस्ट्रेशन बी पढ़ो, यामिनी इलस्ट्रेशन बी पढ़ो। A. The captain of a ship is tried for casting her away. Evidence given to show that the ship was taken out of her proper course. A produces a book kept by him in the ordinary course of his business, showing observations alleged to have been taken by him from day to day and indicating that the ship was not taken out of her proper course. A may prove these statements because they would be admissible between third parties if he were dead under clause B of section 26. बहुत प्यार से समझना, इसमें जितना इसने पढ़ा उसको बहुत प्यार से समझना। अ कैप्टन, मान लो साक्षीपुरी एक जहाज की कैप्टन है, जहाज की कैप्टन मतलब पानी वाले जहाज की, ठीक है, पानी वाले जहाज की कैप्टन है, ठीक है, शिप की एक कैप्टन है साक्षीपुरी, टाइटैनिक वाली मान लो इमेजिन करो शिप है, उसकी कैप्टन है। इसके ऊपर ये आरोप है कि इज ट्राइड फॉर कास्टिंग हर अवे, शिप के लिए हमेशा हर लगता है, हिज लफ्ज नहीं लगता है, शिप को हम स्त्री मानते हैं, शिप को क्या मानते हैं, स्त्री मानते हैं, इसलिए हर लफ्ज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ग्रामर भी साथ साथ सीखते चलो। शिप क्या है, एक मेल नहीं मानी जाती, फीमेल मानी जाती, इसलिए उस शिप के साथ हमेशा हर लगता है, कभी हिज नहीं लगता है या इट्स नहीं लगता, इट्स नहीं लगता है, हर लगता है, इसीलिए लफ्ज लिखा है द कैप्टन ऑफ अ शिप इज ट्राइड फॉर कास्टिंग हर अवे, हर मतलब शिप को। इसके ऊपर यह आरोप है साक्षी के ऊपर कि जो डिसाइडेड रूट था शिप का, डिसाइडेड जो रूट था शिप का, उस रूट पर शिप को नहीं ले गई, बल्कि इसने किसी पर्टिकुलर डे पर उस शिप की जो दिशा है उसको मोड़ा, उसको किसी और प्री डिसाइडेड रूट से अलग किसी रूट पर लेके गई है। ये पॉइंट क्लियर है, बोलो हाँ या ना, पहले ये बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल that the Sakshi has tried for casting the ship away from the pre-decided route map, ठीक है, not road map, it's a route map, ठीक है। नंबर 1, इसके ऊपर चार्जेस क्या है कि इसने शिप की दिशा को भटकाया, चलो भाई कोई बात नहीं, भटकाया। एविडेंस इज गिवन टू शो दैट द शिप वाज टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स। अब जो खिलाफ पार्टी है, जो सामने वाली पार्टी है, जिसने प्लेंटिफ है, जिसने ये आरोप इसके ऊपर लगाया कि इसने शिप की दिशा को, मान लो शिप किसी, मान लो ये कैप्टन ही तो है, शिप की मालिक थोड़ी ना है, शिप की मालिक कोई कंपनी होगी, कोई माल सामान ले जाने के लिए इसको अपॉइंट किया गया। अब मान लो स्पाइस जेट है, तो क्या पायलट स्पाइस जेट का मालिक है? स्पाइस जेट जो है उस पायलट पे केस कर सकती है ना, कि भाई इंडिगो उस पायलट पे केस कर सकती है कि मेरी फ्लाइट को तुमने डिसाइडेड रूट से अलग कैसे ले गए। तो मान लो ऐसे शिप की कोई कंपनी है, कंपनी वाले ने इसके कैप्टन के ऊपर केस किया कि भाई क्यों ले गए तुम अलग रूट पे, इसका मतलब तुम्हारा कोई मैलिस इंटेंशन था, और देखो इसके चक्कर में हमारा माल सामान समय पे पहुंचा नहीं और हमको नुकसान हो गया, कंपनी की रेपुटेशन खराब हो गई। इट कैन बी क्लेम्ड बाय द कंपनी टू द डिफेंडेंट, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इसको लोग रटते हैं, तुम्हें रटना नहीं, समझना है, इसको विजुअलाइज करो, समझना है, रटना नहीं है। हमें नहीं आएगा हम नहीं बताएंगे, लेकिन हमें जितना आएगा हम तुमको रटवा देंगे, ठीक है, समझा के। अब आरोप ये है, तो कंपनी ने अपना जो भी रडार होगा, जैसे हर शिप में जो शिप होती है या एयरक्राफ्ट होती है उसमें क्या होता है, रडार लगा होता है, जिससे हम उसको मैपिंग करते रहते हैं कि भाई कहाँ पहुंची। जैसे गाड़ियों में जीपीएस लगा है, वैसे उसमें भी रडार सिस्टम है, जीपीएस ने रडार पर सिग्नल दिया, पता लग गया ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है उस रडार से, तो वी विल एसेस दैट कि रडार पर कितना पहुंचा है। तो एक रिसीवर एंड पे होता है रडार, और वो सिग्नल आउट करता है कौन, एयरक्राफ्ट सिग्नल आउट करता है, अपने जीपीएस एमिट करता है सिग्नल्स को, तो वो रडार उसको कैच कर लेता है, ठीक है, रडार कैच कर लिया। अब जो एविडेंस कंपनी को मिले, एविडेंस उसने दिखाया कि देखो साहब सिग्नल पे गलत आया था, कि सिग्नल पे शिप को इंडिया से ले जाके पोर्तुगीज ले जाना था, पुर्तगाल ले जाना था, हिंदी में पुर्तगाल कहते हैं, अंग्रेजी में पोर्तुगीज कहते हैं। तो पोर्तुगीज ले जाते समय देखो रेड सी के पास कहीं ना कहीं डामाडोल स्थिति हुई है, रेड सी के बजाय शिप को नीचे से
हॉर्न ऑफ अफ्रीका से ले गए हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से ले गए। दैट्स विजुअलाइज द सिचुएशन दैट द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज बिलो in the Indian Ocean, or the ship was being taken out from the Red Sea to the Horn of Africa। ठीक है, इधर रूट जाने के बजाय इधर रूट से गए। ठीक, पोर्तुगीज जाने के लिए हम वी कैन यूज द रेड सी एज वेल एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। बस हॉर्न ऑफ अफ्रीका से जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, और रेड सी से जाएंगे तो जल्दी टाइम लगेगा। रेड सी से जाएंगे तो जल्दी टाइम लगेगा। वहां पे तुमको एक वो भी मिलती है, क्या नाम है उसका, स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल का नाम बचपन में सुना होगा ना, स्वेज कैनाल है। स्वेज कैनाल सुना कभी? स्वेज कैनाल कनेक्टेड रेड सी टू द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है कौन? स्वेज कैनाल। स्वेज के SQUZ, ठीक है, स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल कनेक्टेड रेड सी टू मेडिटेरेनियन सी। अब यही आरोप है कि कहीं ना कहीं गाड़ी को, शिप को कहीं ना कहीं मोड़ा गया है, और कंपनी दे रही है जीपीएस सिग्नल, कंपनी जीपीएस सिग्नल दे रही है एविडेंस के तौर पे कि भाई मोड़ा गया है। अब क्या होता है, ए साक्षी क्या करती है, एविडेंस जो पायलट है शिप की, जो कैप्टन है, वो क्या कह रही है, ए प्रोड्यूसेस अ बुक kept by him in ordinary course of his business showing observation alleged to have been taken by him from day to day। क्या है आरोप? साक्षी के ऊपर यह आरोप है कि उसने शिप को जो प्री डिसाइडेड रूट था उस पे ना ले जाके किसी और रूट पे शिप को ले गई। ये साक्षी के ऊपर आरोप है, क्योंकि साक्षी है कैप्टन, और स्पाइस जेट या इंडिगो है कंपनी के मालिक, और जिसने कहा कि मेरा माल सामान का नुकसान हुआ, हमारे यात्री देर से पहुंचे, तमाम तरह के एवरमेंट्स लगाए गए। कंपनी ने इस पक्ष में अपने फेवर में एविडेंस दिया, सिग्नल का एविडेंस दिया, जीपीएस का एविडेंस दिया, तमाम तरह के एविडेंस दिया। अब साक्षी ने क्या एविडेंस दिया? साक्षी ने कहा कि मेरी आदत है, जब भी मैं इस कोर्स ऑफ बिजनेस में, ये सेट प्रैक्टिस है कि हम लोग डेली एंट्री करते हैं। अगर तुमको याद हो, टाइटैनिक मूवी देखी हो, तो टाइटैनिक मूवी में पायलट जो है रोज कितने नॉटिकल चला, किस नोट से चल रहा है, सब कुछ जाके डायरी में लिखता था। याद करो, वो सीन याद करो टाइटैनिक मूवी की। अगर तुम पिक्चर नहीं देखती हो तो तुम लोग आत्महत्या कर लो। ठीक है, मूवी इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, उसको विजुअलाइज करो कि वो पायलट जाके रोज डायरी में लिखता था कि कहां पहुंची, कितनी स्पीड में थी, फिर उसको मोड़ता था, फिर उसको एंट्री करता था। याद करो वो सीन। तो यहाँ पे साक्षी ने डेली एंट्री की है कि 22 तारीख को मेरी शिप कहाँ थी, रेड सी के पास थी, स्वेज कैनाल के पास थी, या मेडिटेरेनियन सी के पास थी, या मैं इंडियन ओशियन में थी। ईच एंड एवरी एंट्री इज मेड इन द ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस बाय कैप्टन, विच इज साक्षीपुरी इन दिस केस। ठीक, अब वो अपनी वो डायरी दिखा रही है। A produces a book kept by him in the ordinary course of his business, showing observations alleged to have been taken by him from day to day। Observations कि इस दिन मैं इतने बजे यहाँ थी, इस दिन मैं स्वेज कैनाल पहुंची, इस दिन मैं मेडिटेरेनियन सी पहुंची, इस दिन मैं यहाँ पहुंची। She is giving the evidence which is kept by साक्षी पुरी only। ठीक, अब आरोप ये है। अब मुझे एक बात बताओ, आरोप किसके ऊपर है? आरोप किसके ऊपर है? कैप्टन के ऊपर, साक्षी पुरी के ऊपर। साक्षी पुरी ने वो बुक जो दिखा रही है, वो जो डायरी है, उसमें सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है या सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है? अपने ही फेवर में तो लिखी है, मैंने तो कभी ले ही नहीं गई शिप इधर से उधर। अपने फेवर में है या अपने हार्म में है? बताओ, सेल्फ हार्मिंग है, सेल्फ सर्विंग है? प्लीज बताओ, सेल्फ हार्मिंग है, सेल्फ सर्विंग है? सेल्फ सर्विंग है ना, ये तो अपने पक्ष में रिकॉर्ड दे रही है। हार्मिंग है, सर्विंग। ठीक है, तो साक्षी इज गिविंग सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट इन हिज फेवर। ठीक है, तो यही तो सवाल था। सेक्शन 19 हमने जब पढ़ा तो हमने कहा कि स्टेटमेंट दो तरह का होता है, सेल्फ सर्विंग हो सकता है, सेल्फ हार्मिंग हो सकता है। सेल्फ हार्मिंग हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट जनरली वी डिडंट एक्सेप्ट, बट वी एक्सेप्ट दैट इन सर्टेन सिचुएशन। जिसमें पॉइंट नंबर 1 आया कि मान लो, सपोज दैट वो व्यक्ति इट वर डेड, लफ्ज लिखा है इट वर डेड, अगर वो व्यक्ति मर जाता तो क्या उसके स्टेटमेंट को हम सेक्शन 26 जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे लिया जाता है, नेमो मोरिटरस प्रेजेंटूर मेंत्री, नो वन वांट टू मीट हिज मेकर विद अ लाई एट अ लिप्स। अपने रचयिता से, अपने प्रीतम से मिलते समय कोई व्यक्ति झूठ बोलकर नहीं मिलना चाहेगा। क्या हम उस मृत्युकालिक कथन को, डाइंग डिक्लेरेशन को
एविडेंस मान सकते हैं अगर भले वो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट ही क्यों ना हो। अब सपोज दैट साक्षीपुरी मर जाती, तो क्या ये स्टेटमेंट को एज अ एविडेंस माना जाता या नहीं माना जाता? उस बुक ऑफ रिकॉर्ड को एविडेंस माना जाता या नहीं माना जाता? तो आंसर है यस, उस बुक ऑफ रिकॉर्ड को माना जाता। तो इट वर डेड, सपोज दैट साक्षीपुरी मर गई इस केस में, तो उसके स्टेटमेंट को वट एवर द स्टेटमेंट इज केप्ट इज बीइंग मेंटेन्ड बाय द कैप्टन ऑफ द शिप in his due course of business, that statement is being relevant and admissible as a admission, though it is self-serving statement. Point clear? हाँ या ना? Alleged to have been taken by him from day to day and indicating that ship was not taken out of her proper course. A may prove this statement. लफ्ज़ last line पढ़ो. A may prove these statements because they would be means it is a काल्पनिक sentence. अगर मैं राजा होता, if I were a king, अगर मैं राजा होता, तो it would be admissible between third parties. तो मान लो कल को साक्षीपुरी केस में नहीं है और मान लो विवाद किसी और पार्टीज के बीच में रहता, तो क्या उसके स्टेटमेंट का इस्तेमाल ना किया जाता? साक्षी के स्टेटमेंट का इस्तेमाल ना किया जाता? किया जाता। तो अगर मान लो वो मर गई है, तो जैसे वो थर्ड पार्टी के बीच में इस्तेमाल हो सकता था, उस तरीके से हम if he were a dead under clause B of section 26, it will be admissible, it is admitted, though it is self-serving statement. Clear? ये एक कल्पना बनाई जा रही है, ये कल्पना बना रही है, ठीक है। और अगर मैं तुमसे कहूं कि कभी भी बच्चे तुमसे कोई कहे कि सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट को क्यों जो है रेलेवेंट एडमिशन माना जा रहा, तो हमेशा अपने दिल से बोलना। एक बात बताओ, इस केस में मैंने कहा कि वो जो शिप ले जाना था, पोर्तुगीज ले जाना था, एक मुझे बात बताओ, उसकी डायरी से तुम्हें साक्षी की सच्चाई का इल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोलो, क्या उसकी डायरी से सच्चाई का इल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो मुझे एक बात बताओ, क्या कानून इस तरीके का होगा कि जहां से सच्चाई का इल्म हो रहा है, सच्चाई पता लग रही है, क्या ऐसे भी स्टेटमेंट को न्यायालय या न्यायशास्त्र खंडित कर देगा जहां पे सच्चाई का आधार है, और वो आधार है वो डायरी, जिसमें वो सेल्फ अपने सर्विंग स्टेटमेंट ही सही, लेकिन वो ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रही है, और वो ऐसा हमेशा करती आई है, तो क्या ये आधार सच्चाई का, जिससे सच्चाई का इल्म हो रहा है, उसको डिनाई किया जा सकता है? तो इट इज सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट, अपने ही पक्ष में क्यों ना हो। ठीक है, आई बात समझ में? मैं आज भावुक हो गया ना आज मैं बड़ा स्पिरिचुअल टाइप पढ़ा रहा हूं चलो ठीक है, इज इट क्लियर? चलो, वेरी गुड। सच्चाई का आधार है, ठीक है, सच्चाई का आधार है। अब एक बार इलस्ट्रेशन ए पढ़ो, इलस्ट्रेशन दिव्यानी ए पढ़ो। बी क्लियर है? इलस्ट्रेशन बी क्लियर? साक्षी, वंदना, दिव्यानी, पाटीदार, भावना, दलाल, ब्रीना, यामिनी, प्रियंका, शून्यम। चलो तुमसे क्या ही पूछें, लितिका, बट सुनती रहो। I'll upload this tomorrow and you can watch it whenever you are free to watch and it will be kept there safely. ठीक है, चलो दिव्यानी पढ़ो, इलस्ट्रेशन ए पढ़ो। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक, ओके। चलो यामिनी, इलस्ट्रेशन ए पढ़ो बच्चे। The question between A and B is whether a certain deed is or is not forged. A affirms that it is genuine, B that it is forged. A may prove a statement by B that the deed is genuine, and B may prove a statement by A that deed is forged. But A cannot prove a statement by himself that the deed is genuine, nor can B prove a statement by himself that the deed is forged. अब मुझे एक बात बताओ, ये सिंपल कह रहा है कि सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट हम एडमिट नहीं करेंगे, सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट अगर है तो सामने वाली पार्टी इस्तेमाल कर सकती है। सिंपल सी एक बात समझो, एक लाइन में समझो इसको। सपोज दैट भावना ने एक डीड बनाई, एक सेल डीड बनाई,
एक सेल डीड बनाई मैंने और भावना ने, ठीक है, मेरे और भावना के बीच में एक सेल डीड हुई, ठीक है। मैं कह रहा हूं सेल डीड जेन्युइन है, मैं कह रहा हूं सेल डीड जेन्युइन है, ठीक है। तो क्या ये सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट, सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट, पहले तो ये बताओ क्या ये सेल्फ सर्विंग है या सेल्फ हार्मिंग है? डीड जेन्युइन है, ये सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट, सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है? प्लीज साक्षी, ये सेल्फ सर्विंग है? लितिका, सेल्फ सर्विंग है सेल्फ हार्मिंग है? Self-serving. लितिका, क्या पूछा है? मैंने ये पूछा मेरे और भावना में एक डीड हुई, एक सेल डीड हुई, मैंने कहा मैं कह रहा हूं एक मतलब गणेश मिश्रा कह रहा है कि जो डीड है वो जेन्युइन है, क्या ये सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है या सेल्फ हार्मिंग? साक्षीपुरी, ये सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है? दोनों भी नहीं। क्यों? जेन्युइन है, अपने पक्ष में बोल रहा हूं, दोनों कैसे नहीं है? स्टेटमेंट या तो सेल्फ सर्विंग होगा या सेल्फ हार्मिंग होगा, ये कोई चीज मैंने जेन्युइन बोल रहा हूं किसी चीज को, तो दोनों कैसे नहीं है? कैसे नहीं है भाई? मैं कह रहा हूं जेन्युइन है तो सेल्फ सर्विंग है, अपने पक्ष में बोल रहा हूं जेन्युइन है। लेकिन अगर ये बताओ मैंने ये कह दूं कि ये जो मेरे और भावना के बीच की डीड है ये तो फॉर्ज्ड है, ये फॉर्ज्ड डीड है, फॉल्स है, ये फैब्रिकेटेड है, ये डॉक्यूमेंट फर्जी है, तो ये सेल्फ सर्विंग है सेल्फ हार्मिंग है? Harming. साक्षी, सेल्फ सर्विंग है, ये दोनों है। ये फोर्ज्ड जो है, फोर्ज्ड है, शून्यम कैसे सर्विंग हो जाएगा बच्चे, कैसे हो जाएगा? सेल्फ हार्मिंग है ना, ये तो मैंने अपने खिलाफ बोल रहा हूँ कि हाँ ये डीड फर्जी है, अपने ही खिलाफ, मैंने ही बनाई, मैंने ही अपने खिलाफ बोल रहा हूँ। सेल्फ सर्विंग है सेल्फ हार्मिंग है? आई एम नॉट हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। साक्षी, यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड। व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड? ये फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है, मैं कह रहा हूँ ये फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है, ये फॉल्स है, ये फर्जी है, तो ये मैं अपने विपरीत कह रहा हूँ या अपने पक्ष में कह रहा हूँ, ये बताओ आप मुझे। अगर खुद बनाई है तो अपने विपरीत कह रहे हो, और ये सामने वाले खुद ने बनाई बनाई है, तो अगर मगर अपने की ऐसी, पक्ष में कह रहे हो। अगर मगर की बात कहाँ से आ गई? जब मैं खुद ही कह रहा हूँ कि मेरे और भावना के बीच में डीड है और मैं कह रहा हूँ ये डीड जेन्युइन है, और तो ये मैं अपने पक्ष में कह रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये डीड फर्जी है, ए अफर्म दैट इट इज जेन्युइन, ठीक है। तो ये क्या है? ये अपने पक्ष में है, फोर्ज्ड है, तो ये सेल्फ हार्मिंग है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट दे दूं कि ये डीड फर्जी है और मेरे और बीच भावना के बीच की ये डीड है, सेल डीड है, सेल डीड है ये मेरे और भावना के बीच, तो क्या इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल भावना कर सकती है जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट है, फोर्ज्ड डीड है, फर्जी दस्तावेज है, तो क्या इसका इस्तेमाल भावना कर लेगी, अगेंस्ट अदर पार्टी कर लेगी? बोलो हाँ या ना। अदर पार्टी एडमिशन के तौर पे कर लेगी कि हाँ मैंने माना है कि ये फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है, ये फर्जी डॉक्यूमेंट है, हाँ बोलो हाँ या ना, ठीक है। इसी तरीके से सपोज वाइस वर्सा कर दो कि भावना ने कहा कि ये जेन्युइन है, तो क्या इसका इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ अपने पक्ष, क्या भावना इसका इस्तेमाल अपने पक्ष में कर सकती है? नहीं, अपने पक्ष में नहीं कर सकती, ठीक। लेकिन भावना यदि फर्जी दस्तावेज है तो मैं तो कर सकता हूँ ना, क्योंकि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट का अदर पार्टी इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है, ठीक। अब साक्षी जरा छोटी वाली जो लाइन लिखी है उसको पढ़ो, जरा छोटी वाली लाइन पढ़ो, छोटा वाला जो 2 लाइन लिखी है उसको पढ़ो जरा। Any statement that supports one's contention cannot be admitted under this section, although the statement that proves the exact opposite of the fact contended can be proved. ठीक है। अब अगर मैं खुद ही फोर्ज डॉक्यूमेंट कह रहा हूं तो ये एडमिट किया जा सकता है, और इट कैन बी यूज अगेंस्ट मी बाय द अदर पार्टी। जो कंटेंशन जेन्युइन का है वो अपने फेवर वाला कंटेंशन तो प्रूव नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर उसके वाइस वर्सा है, विपरीत अगर मैं कह रहा हूं, अपोजिट कह रहा हूं, तो सामने वाली पार्टी उसको एडमिशन के तौर पर मेरे से मनवा सकती है। एम आई क्लियर टिल नाउ? इलस्ट्रेशन ए इज क्लियर? यस और नो? ठीक। इलस्ट्रेशन बी भी क्लियर हो गया, इलस्ट्रेशन बी भी क्लियर हो गया, इलस्ट्रेशन बी भी क्लियर हो गया, ठीक है। इलस्ट्रेशन बी भी क्लियर है, हाँ या ना?
अब जरा बच्चे एक बार क्लॉज 2 पढ़ो, साक्षीपुरी क्लॉज 2 पढ़ो, क्लॉज 2 पढ़ो, सेक्शन 19 को क्लॉज 2 पढ़ो। An admission may be proved by or on behalf of the person making it when it consists of a statement of the existence of any state of mind अंडरलाइन द वर्ड or स्टेट body ऑफ माइंड, अंडरलाइन द वर्ड स्टेट ऑफ माइंड, और बॉडी or अंडरलाइन, body relevant or in issue made at or about the time when such state of mind or body existed and is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable. बच्चे 3 लफ्ज को और अंडरलाइन करो, एकम्पनीड वर्ड को अंडरलाइन करो, कंडक्ट लफ्ज को अंडरलाइन करो और फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल लफ्ज को अंडरलाइन करो। 3 लफ्ज मैंने बोला, फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल, एकम्पनीड, कंडक्ट, 3 लफ्ज को अंडरलाइन करो और इसके साइड में लिखो, इसके साइड में लिखो या अपनी नोटबुक में लिखो या अपने इसी बेयर एक्ट में लिखो जिससे हमेशा याद रहे, लिखो truthfulness is tested, truthfulness is tested and veracity is verified, truthfulness is tested and veracity is verified, veracity is verified, truthfulness is tested and veracity is verified. ठीक है, हाँ जी प्रियंका बोलो क्या है बताओ। ट्रूथफुलनेस इज टेस्टेड एंड द वेरोसिटी इज वेरीफाइड। पॉइंट नंबर 2 क्लियर, बोलो हाँ या ना। पॉइंट नंबर 2 क्लियर है, हाँ या ना, प्लीज बताओ। एम आई क्लियर? चले आगे। अब जरा इलस्ट्रेशन डी पढ़ो, साक्षी इलस्ट्रेशन डी पढ़ो। इलस्ट्रेशन डी। A is accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen. He offers to prove that he refused to sell them below their value. A may prove these statements, though they are admissions, because they are explanatory of conduct influenced by facts in issue. इसका बहुत प्यारा सा इलस्ट्रेशन है। ए के ऊपर आरोप है कि उसने चोरी का माल खरीदा, ठीक है। मेरे ऊपर आरोप है कि ये फोन मैंने चोरी का खरीदा, ठीक है। क्या आरोप है मेरे ऊपर? ये फोन मैंने चोरी का खरीदा। आरोप क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ए इज एक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। मुझे ये पता था, नॉलेज थी कि ये स्टोलन है, ये चोरी का आईफोन है, ठीक है, ये चोरी का फोन है, ये मुझे पता था। बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ये बात क्लियर है, से यस और नो। मुझे जानकारी थी that this phone is stolen and I received this stolen goods despite of knowing the fundamental fact कि ये चोरी का माल है। क्लियर? चलो ठीक है, समझ में आ गई बात। अब सवाल ये है, he offered to prove that he refused to sell them below their value। अब मान लो इस आईफोन की कीमत हो 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपीज इसकी कीमत है। मेरे पास कोई ग्राहक आया, उसको मैंने कहा मैं 1.5 लाख में ही बेचूंगा, 1.5 लाख में ही बेचूंगा, इससे नीचे दाम पे नहीं बेचूंगा, ठीक है। मेरे पास दिव्यानी आई और उसको मैंने बेचने से 1.5 लाख से नीचे बेचने से मना कर दिया। इसकी कीमत कितनी है साक्षी? इसकी कीमत कितनी है? असली एमआरपी इसकी कितनी है? 1.5 लाख। 1.5 लाख। मैंने मना किया दिव्यानी को बेचने से कि 1.5 लाख से नीचे मैं नहीं बेचूंगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये चोरी का माल होता तो क्या कोई व्यक्ति की स्टेट ऑफ माइंड ऐसी होगी कि उसको वो कम दाम पे ना बेचे? भाई चोरी का माल तो कम ही दाम पे बिकता है, सेम प्राइस पे थोड़ी बिकता है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड में, मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या है कि ये चोरी का माल नहीं है। ये मैं कंडक्ट से शो कर रहा हूं कि दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज नॉट चोरी का माल।
ठीक है, क्योंकि मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, चोरी का माल वो नहीं है। ठीक है, अगर चोरी का होता तो नीचे दाम पे बेचता ना, उस दाम पे क्यों बेच रहा हूं? इसका मतलब मैं अपने कंडक्ट से ये साबित कर रहा हूं कि जो मेरे ऊपर आरोप है तो वो गलत है, क्योंकि अगर चोरी का होता तो कम दाम पे बेचता। तो ब्रैकेट में चाहे तो वहां छोटा सा लिख लो, चोरी का होता तो कम दाम पर बेचता। ठीक है, चोरी का होता तो कम दाम पर भेजता। और इसके एक साइड में लिखो, इस जैसे ये तो यहां लिखो और यहां पे लिखो एक्सेप्शन टू। एक्सेप्शन टू, यही तो है एक्सेप्शन टू, बिकॉज इट सपोर्ट्स हिज स्टेटमेंट। जो इसका ये कंडक्ट है, क्या मुझे बताओ, इसके कंडक्ट, ये कंडक्ट इसका, इसके इसके इसका कंडक्ट इसके फेवर में शो नहीं कर रहा है, वेरोसिटी नहीं शो कर रहा है कि ये सच बोल रहा है, चोरी का नहीं है, सपोर्ट हिज स्टेटमेंट बाय कंडक्ट। तो लिखो एक्सेप्शन टू सपोर्ट हिज कंडक्ट बाय स्टेटमेंट, सपोर्ट हिज कंडक्ट बाय स्टेटमेंट। इलस्ट्रेशन पहला था जनरल, कि सच बोलोगे, अपने पक्ष में बोलोगे, सेल्फ सर्विंग है, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। इफ यू आर सेइंग समथिंग self harming, it will be used admitted by the other party. Illustration B is based upon clause 1, clause 1 dying declaration के तौर पे मानेंगे शिप वाले एग्जाम्पल। इलस्ट्रेशन D मानेंगे it is based upon the exception 2 because his conduct, his state of mind supports the fact and issue कि ये stolen property नहीं है, भले ये सेल्फ सर्विंग है, भले ये सेल्फ सर्विंग है, ये सेल्फ सर्विंग ही तो है कि मैं चोरी का माल कम दाम पे नहीं बेच रहा हूं, मेरे पक्ष का एडमिशन है, फिर भी इट इज बीइंग, इसका सच्चाई का आधार क्या है? फिर मैंने कहा न्याय अगर इस बात का इल्म नहीं करेगा कि सच्चाई का आधार है, तो क्या, मुझे एक बात बताओ, उसको सेल्फ सर्विंग है तो क्या खंडित कर दिया जाएगा? नहीं, इसका कंडक्ट शो कर रहा है, इट्स वेरोसिटी इज टेस्टेड, इट्स ट्रूथ इज वेरीफाइड बाय द कंडक्ट, कि भाई चोरी का होता तो कम दाम पे बेचता ना, उतने दाम पे क्यों बेचेगा? ठीक है, बात समझ में आई, हाँ या ना? क्योंकि यहाँ कंडक्ट एक्सप्लेनेटरी है, ये दिखा रहा है कि ये चोरी का माल नहीं है, उसका स्टेट ऑफ माइंड ऑनेस्ट है, वो चोरी का माल नहीं है, ये उसको इल्म करा रहा है, उसका कंडक्ट। क्लियर, हाँ या ना? सपोज ये तुम ही कोई माल खरीदोगे तो चोरी का है यार, पास करो यार, कम नुकसान के उठाओ। अब साक्षी छोटा वाला पढ़ो बच्चे, छोटा वाला पढ़ो जो 4 लाइनें हैं। Here, A is accused of receiving stolen property even after knowing them to be stolen. He stated that he refused to sell those goods at lower price or below their original price. In this case, the statement made by the accused is not self-serving statement because it proves the conduct of the accused, as he admitted that the stolen goods are received by him, but he refused to sell below their original value. ठीक है, मतलब अगर कोई चीज सेल्फ सर्विंग है लेकिन कंडक्ट से शो हो रहा है तो उसको हम एडमिशन मानेंगे, एडमिशन उसको मानेंगे। इलस्ट्रेशन क्लियर, ये इलस्ट्रेशन डी क्लियर है। सेल्फ सर्विंग है लेकिन स्टेट ऑफ माइंड कंडक्ट से एक्सप्लेनेशन मिल रहा है तो वी विल एडमिट इट एज इट इज, वी आर नॉट बॉदर्ड कि वो सेल्फ सर्विंग है या सेल्फ हार्मिंग है। ठीक है, अगर कंडक्ट से कोई चीज शो हो रही। अब मुझे बताओ, क्या उस आर्टिकल का चोरी का होना हाईली इम्प्रॉबेबल नहीं लग रहा तुमको? फॉल्सूट इम्प्रॉबेबल नहीं लग रहा है? लग रहा, नहीं लग रहा है? तो यही तो हम बताना चाहते हैं, फॉल्सूट उसका इम्प्रॉबेबल है, कि वो चोरी का हो, ये होना इम्प्रॉबेबल है। फॉल्सूट मतलब कंक्लूसिव नहीं कह रहे हम, लेकिन इट इज रेलेवेंट कि फॉल्सूट है, उसका इम्प्रॉबेबल हो चुकी वो चोरी का है। ये बात समझे? फॉल्सूट क्या है? इम्प्रॉबेबल है, झूठ होना तुम्हें नहीं लग रहा कि वो इम्प्रॉबेबल है? बोलो प्लीज बताओ, ये बात क्लियर है, हाँ या ना? अब मैं अपने से एग्जांपल समझता हूं। मान लो मेरे ऊपर ये आरोप है कि मैंने कोई फर्जी सेल डीड बनाई, एक पर्टिकुलर डेट पे एक फर्जी सेल डीड बनाई, एक फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट बनाया एक पर्टिकुलर डे पे, मेरे ऊपर ये आरोप है। ठीक, अब मैंने ये शो कर दिया कि इस दिन भैया मैं बहुत बीमार था, मैं इतना ज्यादा हाईली इल था, मेरा एकदम सर फटा जा रहा था, मेरे सिर में इतना दर्द था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। और उस दिन मैंने फोन नंबर दिखाया कि मैंने मेदांता के एक डॉक्टर को होम विजिट पे बुलाया था।
तो क्या ये मेरा कंडक्ट शो नहीं कर रहा है कि जो मैं कह रहा हूं वो सेल्फ सर्विंग है, तब भी एडमिशन है क्योंकि मैंने डॉक्टर को बुलाया है? इट इज नॉट रेलेवेंट एज आई कॉल्ड द डॉक्टर एट माई प्लेस। इसका मतलब सच बोल रहा हूँ ना, इसका फॉल्सहुड होना इम्प्रॉबेबल हो सकता है ना। हाँ, अब ये फिर तुम दिमाग लगाओगे, हो सकता है डॉक्टर मेरा दोस्त हो, वो आ गया हो, तो ये तो सर ऐसे तो फिर मैंने एडमिशन है भाई, कंक्लूजन थोड़ी ना है, कंक्लूजन थोड़ी ना कह दे रहे हैं, और भी तो चीजें देखी जाएंगी, बट इट इज सेल्फ सर्विंग कि हाँ भाई मैं नहीं था वहां पे क्योंकि मैंने डॉक्टर बोला। ये मेरा कंडक्ट शो कर रहा हाईली, इसका झूठ होना हाईली इम्प्रॉबेबल है, इनका झूठ होना हाईली क्या है, इम्प्रॉबेबल है। ठीक है, एम आई क्लियर? ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई आदमी अपना माल छोटे दाम से बेचने से मना कर रहा है कम दाम पे, तो इट्स ट्रूथ इज वेरीफाइड, ट्रूथ इज टेस्टेड, ट्रूथफुलनेस इज टेस्टेड एंड द वेरोसिटी इज वेरीफाइड। ये लाइन कैची लाइन। बट इसमें ये एडमिशन क्या क्या एडमिट कर रहा था ये इस एग्जाम में? ये एडमिशन उसके सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट, उसने एक स्टेटमेंट है, स्टेट ऑफ माइंड का स्टेटमेंट है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दो इट इज सेल्फ सर्विंग, स्टिल इट इज एडमिटेड झूठ बिकॉज क्या था कि मैंने चोरी का सामान नहीं खरीदा? मतलब उसके ऊपर जो आरोप है कि ये चोरी का आर्टिकल है, उसके कंडक्ट से ये शो हो रहा है कि यस दिस इज नॉट द इम्प्लीकेटेड एक्यूजिशन इज बीइंग सस्टेन्ड, बिकॉज उसने मना कर दिया कि वो कम दाम पे बेचने से मना कर रहा है। ये है रेलेवेंट, ये है एडमिशन। दो अपने पक्ष में स्टेटमेंट दिया है उसने, तब भी उसको हमने एडमिट किया, तब भी हमने उसको एडमिट किया। ठीक है, तब भी हमने उसको क्या किया, एडमिट किया। ये बात समझ में आई, हाँ या ना? ये बात क्लियर है? भाई चोरी का होता तो कम दाम पे ना बेचता ना, तो इसका मतलब उसका जो स्टेटमेंट है अपने ही पक्ष में, तो हम उसको एडमिट कर ले रहे हैं, हम उसको एडमिट कर ले रहे हैं। ठीक है, हम उसको एडमिट कर ले रहे हैं। अगर मान लो वो चोरी का, फिर अगर मान लो वो चोरी के दाम पे बेच देता, तो उसका कंडक्ट इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट तो वैसे भी एडमिट कर लेंगे, सेल्फ हार्मिंग है जब मतलब चोरी का है, सिंपल सी बात है, एडमिशन कर लेंगे। सेल्फ हार्मिंग, यहाँ सेल्फ सर्विंग भी एडमिट कर रहे हैं क्योंकि वो उसने उसको एक्सप्लेन कर रहा है अपने कंडक्ट से, उसको वो एक्सप्लेन कर रहा है अपने कंडक्ट से। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? साक्षीपुरी क्या समस्या है? ठीक है, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि इसका झूठ होना हाईली इम्प्रॉबेबल है, हाईली इम्प्रॉबेबल है। चलो एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब एक लास्ट वाला जो लाइन है, सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 3 पढ़ो, यामिनी सब क्लॉज 3 पढ़ो। An admission may be proved by or on behalf of the person making it if it is relevant, otherwise than as an admission. ये एक रेजिड्यूरी बात कर रहा है कि अगर कोई सेल्फ सर्विंग एविडेंस, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है, अदरवाइज रेलेवेंट है, अदरवाइज रेलेवेंट है, तो उसको भी हम एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज रेलेवेंट अगर है तो, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो अदरवाइज रेलेवेंट है, तो हम उसको एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लो सेक्शन 4 से लेकर 14 तक और सेक्शन 20 से लेकर 23 तक, सेक्शन 4 से रेलेवेंसी पढ़े, रेस गेस्टे पढ़ा, मोटिव पढ़ा, प्रिपरेशन पढ़ा, तो उन सेक्शंस में कोई चीज अगर रेलेवेंट है, दो इट इज सेल्फ सर्विंग, सेल्फ सर्विंग, तो भी हम उसको एडमिट कर सकते हैं क्योंकि वो उन सेक्शन से अपनी पावर डिराइव कर रहा है। ठीक है, यहां से तो दो ही पावर डिराइव कर रहा, पहली कि मान लो वो मर गया हो, मान लो वो मर गया हो, तो हमने एडमिट कर लिया। दूसरा, उसका फॉल्सहुड होना इम्प्रॉबेबल दिख रहा है, तो हमने एडमिट कर लिया। तीसरा, हमने कहा कि अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किसी अन्य धाराओं में अगर वो रेलेवेंट है, तो उसको हम एज इट इज यहाँ पे एडमिट कर सकते हैं क्योंकि वो 4 से 14, 4 से 14 या 20 से 23 में अगर वो रेलेवेंसी शो कर रहा है, तो वी विल एडमिट दैट। मतलब रेलेवेंट अगर किसी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किसी सेक्शन में है, तो उसको हम यहाँ पे एडमिट कर सकते हैं एज अ एडमिशन, स्टिल इफ इट इज सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये बात समझ में आई, हाँ या ना प्लीज बता दो। अगर किसी अन्य धारा में वो रेलेवेंट है, तो हम उसको रेलेवेंट मान सकते हैं। ठीक है, बस सिंपल सी ये बात है। ये एक तरह से रेजिड्यूरी सेक्शन है, मतलब उसकी इनकंसिस्टेंसी या उसकी ट्रुथफुलनेस
किसी अन्य धारा से गवर्न होके आ रही है तो हम उसको सेल्फ सर्विंग भी है तो भी एडमिट कर लेंगे, जैसे सपोज दैट कि प्ली ऑफ एलिबाई था कि मैं तो था ही नहीं वहां पे, मैं तो मौके पे ही नहीं था, तो मैंने कैसे ये बना दिया, ये सेल डीड मैंने कैसे बना दी, मैं तो उस समय सिंगापुर में था, तो कैसे मैंने बना दिया। तो इट इज सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट कि मैं यहाँ नहीं था, लेकिन ये बोल कहाँ से रहा हूँ, मैं सेक्शन 9 से बोल रहा हूँ, प्ली ऑफ एलिबाई से बोल रहा हूँ, मैं तो साहब यहाँ था ही नहीं, तो मैंने कैसे बना दिया। आई बात समझ में। किसी अन्य धारा से कोई चीज आ रही है तो उसको हम रिलेवेंट, अगर वो